बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो PTV नेशनल जे हिकु मुनफ़रिद ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में तव्हां सभिनी खे भलीकार कयां थी। उमेद कंदसि त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव, मज़े में हूंदव ऐं बहितर नमूने सां पंहिंजी ज़िंदगी खे इंजॉय करे रहिया हूंदव। तव्हांखे जीअं त ख़बर आहे त असां हर हफ़्ते तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं ऐं असांजो शो जेको आहे उहो डिफरेंट कैटेगरीज़ हूंदियूं आहिनि, मतिलबु मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं अॼोको जेको टॉपिक आहे उहो तमामु बहितरीनु आहे छो जो 24 जनवरी ते वर्ल्ड एजुकेशन डे जेको आहे उहो सेलिब्रेट कयो वियो, जंहिंजो मक़सदु तालीम जी जेका ज़रूरत आहे, तालीम जी जेका आगाही आहे उनखे फैलाइणो हुयो छो जो तालीम इंसान जी ज़िंदगीअ जी हिकिड़ी बुनियादी ज़रूरत आहे। तालीम ई हूंदी आहे जेको इंसान खे शऊर ऐं आगाही फ़राहम कंदी आहे ऐं उनखे हिकिड़ो मुहज़्ज़ब ऐं ज़िमेदार शहरी ठाहिण में अहम किरदारु तालीम जो ई हूंदो आहे। उहो ई असांखे सेखारींदी आहे त छा ग़लति आहे, छा सही आहे। सही ऐं ग़लति जी तमीज़ जेका आहे उहा असांखे तालीम जे ज़रिए ई ईंदी आहे। हिन खां अलावा असां जेको आहे जेका असांजी शख़्सियत आहे उहो कीअं ठहणु खपे, असांखे ज़िंदगी जा जेकी मुख़्तलिफ़ जेकी मसइला हूंदा आहिनि उनखे कीअं उन्हनि सां असांखे टैकल करणु खपे, इहो सभु तालीम जे ज़रिए ई असां सिखंदा आहियूं ऐं इहा हर कंहिंजी हिकिड़ी बुनियादी ज़रूरत आहे ऐं हिते तमामु घणो कमु कयो बि वञे थो पियो ऐं करणु बि खपे छो जो तालीम जेका हिकिड़ी बेसिक नीड आहे कंहिं बि माण्हू जी, भली हिकिड़ो फ़र्दु हुजे, हिकिड़ो माशरो हुजे, बल्कि पूरे सॼे मुल्क जे लाइ तमामु घणी ज़रूरत जेका आहे ऐं तालीम जी हूंदी आहे। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त दुनिया में जेतिरी बि मुहज़्ज़ब क़ौमूं आहिनि उहे सभु तालीम जे ज़रिए ई हुन मुक़ाम ते पहुतियूं आहिनि जो अॼु उन्हनि जो जेको आहे सॼी दुनिया में हिकिड़ो बहितर नमूने उन्हनि पंहिंजे पाण खे मञायो आहे। जीअं जापान आहे ऐं अमरीका ऐं अहिड़ी खोड़ कंट्रीज़ आहिनि जिते जेको उन्हनि जा जेके इख़्लाक़ आहिनि, उन्हनि जा जेके तरीक़ेकार आहिनि उहे सभई तालीम जे ज़रिए ई बहितर थिया आहिनि। त असांजी बि इहा ई कोशिशि हुअणु खपे त असां बि पंहिंजे मुल्क में तालीम खे आम कयूं ऐं तालीम जे लाइ कमु कयूं। हिन हवाले सां असां अॼु जेकी असां वटि हिकिड़ो महिमान आहे उहो बि हिकिड़ो एजुकेशनिस्ट आहे ऐं तमामु मुक़दस पेशो आहे जंहिंसां उहो तालुक़ु रखनि था। उन्हनि सां असां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त असां कीअं ऐं कहिड़े नमूने सां पंहिंजे मुल्क में तालीम जे निज़ाम खे बहितर करे सघूं था। हिन खां अलावा जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान टाइम जो जेको फॉर्मेट कुझु हिन रीति हूंदो आहे त मूं सां गॾु मुंहिंजी को होस्ट हूंदियूं आहिनि जेकी पाकिस्तान जी जेकी ॿी ॿोलियूं आहिनि ॿियनि सूबनि जूं उन्हनि में तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ऐं असांजी तमामु बहितरीनु कचहरी थींदी आहे। ऐं हिन खां अलावा तव्हां बि असांजे शो में शरीक थींदा आहियो लाइव कॉल जे ज़रिए। हिकिड़ो नंबर स्क्रीन ते ईंदो, तव्हां हुन ते असांखे कॉल कयो, तव्हांजी का बि राय हुजे, का बि तजवीज़ हुजे, का बि शिकायत हुजे तव्हां असां कयो ऐं असांजे शो में शामिलु थियो। ऐं हिन खां अलावा असांजो जेकॾहिं शो तव्हां खां मिस थी थो वञे त तव्हां यूट्यूब ते वञी करे असांजे शो खे ॾिसी सघो था ऐं हुन में कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार बि करे सघो था। त अॻिते वधी हलंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम खे ऐं बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं। हाणे असांजी जेका हिकिड़ी को होस्ट आहे जंहिंजो ख़ैबर पख्तूनख्वा खां ताल्लुक़ु आहे, जेका असां सां गॾु हूंदी आहे सदाईं, डॉक्टर ख़तीजा, उहो जेको आहे सो अॼुकल्ह थोरो मसरूफ़ आहे, इन करे हाणे हुनजी जाइ ते असां वटि हिकिड़ी तमामु बहितरीनु हिकिड़ी ॿी असांजी को होस्ट आहे, उहा बि ख़ैबर पख्तूनख्वा खां ताल्लुक़ु रखे थी। हुनखे मां हाणे दावत ॾींदसि त उहो तव्हां सां जेको आहे सो पंहिंजी ॿोली में कुझु ॻाल्हाए। टू ओवर टू यू सबा। थैंक यू साइमा। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले ज़ सबा शेख दी तासो होस्ट तासो तहर कले वायम दास होस्ट के नवी के ज़ पाकिस्तान टाइम के तासो तहर कले वायम नन टॉपिक हवाले से तासो ता साइमा स्टार्ट के तासो ता दरवाजे वाले मुझे दफ्तर मख्ता कंटिन्यू करो इंशाल्लाह पर चिल्ड्रंस हवाले पर एजुकेशन हवाले मख्ता दी मुझ ज़रूरत दा दई मख्तर अतलक वाल दौर के नन सबा मख्ता सुने हाँ दौर दई हगा के एजुकेशन दी मुझ पर सुने ज़रूरी दई हगा हवाले से लज तासो ता स्टार्टिंग जो दई साइमा दरवाजे वाला अखबला और इंशाल्लाह दगा से बनोर तासो ता दर्शवई। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुल चारुका वशात कनी शुमरावती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमा सरपदे के 2 बजे तो 4 बजे अम्मा लाइव कुशमा इदा साड़ी बा और इदा यक खम्मा पिंदा तकना यक नोके यक मरागिशी यक नोके पौता सरहाले ता अम्मा चुके शुमा जाने के अम्मे हर वक्त यक चाहिए भी कि अंचिन टॉपिक ये सरा कि अम्मे माशरे ज़रूरत भी अम्मे मुल्क कौम तरक्की पर ज़रूरत भी अम्मा माई सरा गपुत्रान कना ताकि अम्मा माशरे बेहतरी और बहबूदा पा अम्मा यक गामगे जी बुजुर्ग
तो हमें हवाले अंचो के साइम अंचो शुमरा सरपदी को कि तालीम वाना गुजानक बच्चा कि अम्मे दीन आओ अवली आयत अम्मे के रास्ता वाना गुजानक और तालीम बारे आता तो ये हवाले आज मनी ख्याल ज़रूरी है कि अम्मा ये टॉपिक के सरा गप बिजना और अम्मे जो नौदरबरा अम्मे गुंडे जनरेशन है आई देम रवि आपा आई तरक्की आपा मच्छे कुर्तकना इसी पमरा सख्त ज़रूरत है कि अम्मा इस तरह गप पुत्रान पे कना एक बैठक में दारे ना शुमा गुमा इधर साड़ी बे वती फ़ोन कॉल ज़रिए शुमा गुमा साड़ी बुत कने फ़ोन कॉल अल्लाह अम्मे स्क्रीन सरा चल लगा बा गुमाया शुमा गुमा गप पुत्रान कुर्त कने वती सजेशन दात कने या शुमरा एक सरपदी देगी अम्मरा या अम्मे सरा तनकीद कनेगी सरो चम्मा ज़रूर पे कने और एक प्रोग्राम में गुमा ज़रूर शामिल भी प्रोग्राम सक बाज वशरो कि देमा अम्मा दिगम शख्सियतांगो गप जना या तालीम वशिंग वाजकारी गुमा इदा निश्ता आई गो अम्मा गप पुत्रान कना शुमेयो इदा शामिल बुआ पम्मा मिक्का ज़रूरी है माँ उम्मीद कनी कि शुमाओ वती फ़ोन कॉल ज़रिए ज़रूर अम्मरा दिल बड्डी ये दे कि ये प्रोग्राम शुमरा चूँ लग गए अंचुकी शुमजाने कि पाकिस्तान गुलैन यक रंची और तुस्तिना चुअशे इसी खूबसूरती हमेशा कि अम्मा चारे सूबा यक जागा निश्तगा और गोशमा गप पुत्रान का नगाया ताकि शुमरा आए नहीं हो यक गुशन कमेंट खबर पे कभी आए नहीं हो यक फीडबैक की शुमरा रसी शुमे वती यक चीज़ सोचे पर कि हर माशरे यक वती सोचे हर जागे यक वती सरपदी अम्मा सरपदी द्रा यक जागे बंगुड़े यक याद करारा अम्मा मोटिवेट कुर्तकना यक याद करारा अम्मा देम रवि आपा आई गामगी जजूरगा आपा मदद कुर्तकना तो अंचो के अनु मनती अम्मे सब खैबर पख्तूनख्वा था वेलकम कनी होती नोके होस्टारा माशाल्लाह गुमसक बाज वर्ष पुआ इदा ये प्रोग्राम आई गुं चारा डॉक्टर खदीजा होती मसरूफियात नहीं बिना गुमा नए लाते वक्ता तक गुमा सबा इदा भी सबा गुंगा मनी खाली महफिल सक्का वश भी तो अंचो के नू मनती मनी वशे पंजाब है ताम मगू इदा साड़ी नायाब मरावती वशे ज़ुबाना वशात तक आई पदम्मा गुशा वती प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ जी नाजरीन जी थैंक यू सो मच जिमल। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत सा इंट्रो देने के लिए पंजाब का और पंजाबी होस्ट का, और माशाल्लाह से आज आप सब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं इस शो की तरह, और जो हमारी जो नई होस्ट हैं वो भी माशाल्लाह से, और एक गुदगुदी सी और ख़ूबसूरत सी आवाज़ में, क्योंकि खतीजा का फॉर्मेट एक अलग है, वो एक जो है ना चलती है वद गो में, और इनका जो है बड़ा धीमा सा खूबसूरत सा अंदाज उसका भी है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो होना ने असी अपने नाजरीन दी जाने जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं वताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब, तो तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो, जेड़ा हर संडे नू 2 ਤੋਂ 4 लाइव आंदा वे तुहाडे वास्ते लैके आने नवे मेहमान ते नवे टॉपिक, जिहदे विच साड़ी ये कोशिश होंदी है कि तुहानू भरपूर एंटरटेन किया जाए, उहदे विच एजुकेशन और नाल ही तुहानू इनफॉर्मेशन भी क्वालिटी दी दिती जाए। तो नाज़रीन अज भी असी सोहना बड़ा प्रोग्राम ते सोहना बड़ा टॉपिक तुहाडी खिदमत विच लैके हाजिर होया। अज नाज़रीन जिवें कि मेरियां तमाम जिहड़ियां दूसरियां को होस्टां ने उन्होंने गलबात ते कर, और तुहानू समझ भी लग गई होगी कि अज असी गलबात करन वाले एजुकेशन ते एजुकेशन दी अफादियत इंपॉर्टेंस, और अज दे नए दौर की ट्रेंड ने किवें और मजीद असी अपने खिते अपने मुल्क पाकिस्तान विच एजुकेशन नू किवें और मजीद जिहड़ा है बढ़ा सकते हैं, किवें उहनू और ज़्यादा वधिया कर सकते हैं, और की प्लेटफॉर्म से और की चीज़ां नू असी अडॉप्ट करके। तो नाज़रीन जिद्दां कि तुहानू पता है असी अपने प्रोग्राम विच साधने आ खूबसूरत ज़बरदस्त मेहमानां नू, खूबसूरत शख्सियत दे मालिक जिहड़े हुंदे ने, उन्हां सानू सद्दण दा मकसद यह हुंदा वे कि उन्हां दी जिंदगी ते जिहड़े चीज़ां ने वो तुहाडे सामने रखिए, तो तुहानू भी कुछ सीखण नू मिले ते सानू भी कुछ सीखण नू मिले। तो नाज़रीन बगैर वक्त ज़ाया किए असी जावांगे अपनी सोहनी सी को होस्ट साइमा को, वो बाकायदा साडे मेहमान दा अज दे जिहड़े साडे मेहमान ने उन्हां दा तारुफ करवाके, और फिर असी आवांगे और अपने हवाले नाल सवालात पूछांगे। जी ओवर टू साइमा। थैंक यू नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारीफ़ करने का। तो नाजरीन जैसे कि मैंने आपसे बात की कि तालीम से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, और तालीम की कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे में, और इसका कितना जो है वो फुकदान है काफ़ी जो है हमारे जो है इलाक़ों में। तो इस हवाले से हमने अपने शो में एक एजुकेशनिस्ट हैं उनको हमने मदऊ किया है, और वो एक टीचर भी हैं। इसके अलावा उनके काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ वो बच्चों को तालीम देते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना वो लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं।
तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। नाम उनका है अब मिस्टर अब्दुल वहाब साहब। तो वेलकम टू यू शो। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपका हमारे यहाँ आना, और माशाल्लाह आप इतने मुकद्दस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्लाह ताला ने मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो एक उस्ताद का ही आता है, और एक उस्ताद ही होता है जो एक बच्चे की शख्सियत साजी करने में एक अहम किरदार अदा करता है। सही कह रही हैं। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आजकल का जो तालीम का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो तालीमी निसाब है, तो वो आजकल के दौर के हिसाब से कितना रिलेट करता है? मैं इस पे सबसे पहले तो आप लोग का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और एक बहुत मुझे यूनिक चीज़ यहाँ पे नज़र आई, जो मैंने आज से पहले भी बहुत सारे शोज़, मॉर्निंग शोज़ अटेंड किए हैं। यहाँ पे चारों सूबे अल्हम्दुलिल्लाह यकजा हैं, ठीक है। तो मैं यही दुआ भी करूँगा कि हमारे मुल्क के भी जो चारों सूबे हैं ना वो यकजा हो जाएं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना हमारे मुल्क के, अगर ये चारों सूबे मिलकर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर ओवरकम कर तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल है वो यही है कि हमारा जो निज़ाम है, तालीम है, आज देखने चाहें तो बहुत पीछे है, दुनिया से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और शायद जिस तरीके का निज़ाम हमारे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है, मेरे को यहाँ पे 3 वजूहात जो मैं देखता हूँ, ठीक है, जो फुकदान में देखता हूँ, मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। शायद ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जिद्दत, जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज नहीं है, ठीक है, पहली बात, जो सही तरीके से होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इतने वेल क्वालिफाइड और मतलब कि इतने ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं जैसे होने चाहिए। तीसरी बात, वालिदैन की तरफ से बहुत बड़ा फुकदान है कि वालिदैन को भी इन सब चीज़ों की हावनो इतनी नहीं है, आगाही नहीं है कि किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके सोल्यूशन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए जिनमें सबसे पहले तो पेरेंट्स की ना काउंसलिंग करनी चाहिए। पेरेंट्स की, मैं नहीं कहता टीचर्स की या स्टूडेंट्स की, क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर से ज़्यादा घर में होता है, ठीक है। अगर घर में उसको उसके पेरेंट्स की तरफ से अगर उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, प्रोवाइड होंगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और तौर तरीके मिलेंगे। देखें आप, अगर हम अपनी ज़बानों में अगर यहाँ पे देखने जाए, स्टूडियो में देखने जाए, तो एक मेरी बहन ने उसमें पश्तो में बात की, एक मेरी बहन ने बलोची में बात की, एक ने पंजाबी में बात की, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से सीखी? सबसे पहले हमने अपने घरों से सीखी, ठीक है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे को अच्छा मतलब के वो चाहिए, मतलब के फीडबैक चाहिए, या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है या टेक्नोलॉजी से सीखना है, तो हमें ये सबसे पहले अपने घर को सेट करना होगा, घर से शुरू करना होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है। जो स्कूल्स वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो बच्चों को अगर पूरा हफ्ता क्लासेस दे रहे हैं, मतलब पूरा वीक दे रहे हैं, तो एक दिन वो पेरेंट्स के भी काउंसलिंग करें, महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, ठीक है। इससे ये होगा सबसे बड़ा फ़ायदा कि बच्चे तो जहाँ पढ़ रहे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, मगर पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आज की जो दुनिया है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। देखिए, मानता हूँ आप भी पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मानता हूँ कि हमारे पास जिम्मेदारी इतनी होती हैं और इतनी मतलब कि हमें टाइम नहीं मिलता, मगर बच्चों के लिए जहाँ हम दूसरी चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करते हैं कि आज संडे है, बच्चों को घुमाने जाना है, ठीक है, बच्चों को टाइम देना है, इसी तरीके से अगर हम संडे का फिक्र करते हैं, घूमने का फिक्र करते हैं पेरेंट्स, ठीक है, तो एक दिन महीने में एटलीस्ट तो वो उसके एजुकेशन पे भी टाइम दें, तो सीखें कि हम उस बच्चे को क्या अपने ही बच्चों को सिखाना है ना, किसी और के बच्चों को तो नहीं सिखाना। कम से कम वालिदैन को भी अब अपने बच्चों के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स, सिर्फ स्कूल्स या सिर्फ इंस्टीट्यूट्स इनका ही काम है। जो हमारा रुझान है कि बस स्कूल जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो बस स्कूल बहुत। आपने माशाल्लाह बहुत ब्रीफली हमें अपना सारा बताया कि आप किस तरह से और क्या चाहते हैं। इवन पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व कर दिया, जितने क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल में सबके जहन में, उनके भी पहले से आंसर दे दिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ, इस वक्त माँ बाप भी अपना रोल बहुत पूरी मेरे ख़्याल में कोई भी माँ बाप ऐसे जो ईमानदारी से नहीं अदा कर रहे होंगे, जो उनसे बन पड़ता है, जो वो सोच रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। टीचर्स भी अपनी तरफ का जो किरदार है वो बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरी चीज़ हमारे बीच में आ गई है वो है सोशल मीडिया या ये गैजेट्स हैं जो मैदान में उतर आए हैं, जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है पेरेंट्स और टीचर्स से। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए कोई आपके पास है स्ट्रेटजी? देखें, यही बात है कि चीज़ें तो देखें आती हैं, ठीक है, सही नई चीज़ें आ रही हैं,
अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों हम उनका मिस यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ फीसिस पे करना नहीं है, सिर्फ लंच प्रोवाइड करना नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वैन अच्छा करवा दिया वो नहीं है, ठीक है। आपने संडे को बच्चे को घुमा दिया, ठीक है, आपने मंथ अच्छा में उसको खिला दिया, खिला अच्छा दिया, पहना खिला लिया। दिया, ठीक है, बिल्कुल ये सब ऐसा ही है। जिम्मेदारियां नहीं है। आप उनको बताओ तो सही ना। आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है बच्चा है, थोड़ा सा इतना पढ़ता है, इतना सब कुछ करता है, इतनी इसके पास जिम्मेदारियां आ गई हैं, ठीक है। हमने भी तो जिम्मेदारियां देखी हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका आज का बच्चा ही देख रहा है, ठीक है, हम भी तो वही जिम्मेदारियां देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे तो माँ ये बाप काफ़ी नहीं है एक तरह से। अगर मैं भी एक माँ बन के आपसे सवाल करूं कि वो स्कूल जाके पढ़ रहा है, फिर हम उसको ट्यूशन भी भेज रहे हैं और घर में भी हम डंडा उठा के रखे कि जी पढ़ना है, तो ये देखिए, बच्चे पे एक रिलैक्सेशन जो है वो मैटर करती है। रिलैक्सेशन सिखाने के मूड में। हाँ। देखिए माँ जो है ना वो बहुत एक उस्ताद में और एक माँ में बेशक सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना, मगर एक माँ जिस मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाती है ना, समझाती है, ठीक है, माँ कभी भी ये नहीं कहेगी कि बस तुमने स्कूल पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, नहीं, माँ जो है ना वो एक अलग ही तरीके से समझाती है, ठीक है, कि बेटा ये सही है, वो गलत है, ठीक है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे में क्या लिखने से और मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। जबकि ट्यूशन क्लासेस में या स्कूल्स में इन सब चीज़ों से ज़्यादा निसाबी तालीम को क्या दी जाती है, अहमियत दी जाती है कि हमारे को ये सिलेबस कंप्लीट करवाना है। देखें अभी साल का एक पीरियड होता है, ठीक है, उसमें आप जून जुलाई की मतलब कि 30-60 दिन ये अलग कर दें, ठीक है, 365 दिन में से ये चीज़ें अलग होती रहती हैं, तो उनके पास बहुत सारे दिन कम होते हैं, ठीक है। अब उन कम दिनों में उनको एक टारगेट मिला होता है टीचर्स को कि भाई आपने ये फलां सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। उनके पास बेचारों को इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कैरियर उनका काउंसलिंग करें या उनका दिल का हाल पूछे या उनके मसाइल को पूछे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माँ को पूछनी चाहिए, घर वालों को पूछनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब ज़रूरी तो नहीं कि टीचर जो है ट्यूशन जा रहा है, ठीक है, ट्यूशन के ऊपर तो ये जिम्मेदारी होगी कि भाई जो डायरी मिली है या फिर जो होमवर्क मिला है मुझे तो उसको कंप्लीट करवाना है। अब वो 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम दे रहा है उसको, ठीक है, अब वो तो उस चीज़ में उस पीरियड में उसी को किल कर सकेगा, यानी कि मुकम्मल कर सकेगा। बाकी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत माँ की भी आती है, ठीक है, कि माँ भी उससे पूछे कि बेटा तेरे साथ कोई मसला तो नहीं है, बेटा तेरे साथ तू क्या कर रहा है, सही तू कहाँ स्टैंड कर रहा है, तेरे पास जो गैजेट्स पड़े हैं, ठीक है, उनको तू कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। आई थिंक सबा जो है अच्छा, हमारे और इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए हमारे सब्जेक्ट्स में और हमारा निसाब जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है एक तरीके से। जी। रीजन इसकी क्या, आपको क्या फील होती है कि हम लोग क्यों इतना पीछे रहते हैं? अपडेटेड क्यों नहीं दूसरे जा रहे हैं? ममालिक के थोड़ा सा निस्बत डिफरेंस जाहिर सी बात है आपके सामने भी होगा। मैट्रिक और फिर उसके बाद जब इंटर में आते हैं हम, तो हमारे एजुकेशन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब बीइंग स्टूडेंट हम लोग भी अगर ये टाइम गुजार चुके हैं तो हमारे सामने था, तो हम लोग शुरू में हमें ईजी था, एकदम हमारा चेंज आया, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी गए, फिर वो लेवल बहुत ही अप चला गया। तो आपके हिसाब से ये क्या, क्यों इस तरह का, और हम क्यों इस तरह के डिफरेंस में अभी तक रहें? देखिए मैं आपसे एक पहले तो इस सवाल के जवाब से देने से पहले एक और जवाब मैं आपको दूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो बुक्स बहुत पुराने वक्तों से चल रही है ना वही चल रही है, ठीक है ना। शायद जो आपने पढ़ी होंगी कराची में वही मैंने पढ़ी है, ठीक है, और आज भी वही बच्चा वही पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे अहम वजह तो एक यही है कि हमारा जो निसाब में ना चेंजेस नहीं आती हैं, ठीक है। अगर चेंजेस करें ना हम खुद से करें, अच्छा चलो चेंजेस कर भी ली, फिर उनको उसके हिसाब से टीचर्स भी लाने होंगे। वो जो मजमून हमने मेरा दोस्त पढ़ा, वो दोस्त तो कभी नहीं मिला, लेकिन मजमून अभी तक वही है। आज भी वही बच्चा वो भी है जो हमारे पेरेंट्स से पढ़े हुए हैं ना। अभी मेरी मामा समटाइम मुझे बताती है हमारे बच्चे भी वही सारी चीजें हमने, जी मैंने भी, मम्मा कहती है ये तुमने भी यही पढ़ा, मैं कहती हूँ हाँ मम्मा ये वो फिर क्या करते हैं हम वो रिलेट कर जाते हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो चलो एक आम सी बात है इन चीज़ों को, लेकिन अगर देखा जाए एजुकेशन लेवल पर तो कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है क्यों हमारे पेरेंट्स भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, हम भी वही चीज़, कुछ ना कुछ तो अपडेटेड होना चाहिए। तो अपडेट हमने करना है ना, ठीक है। अब हम कोई स्टेप ही नहीं लेते, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा स्कूल में इसको एडमिशन करवाए, ठीक है ना, मगर हम ये नहीं सोचते कि हम उसको उस अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें की देखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे को सब यही होता है, सिर्फ हमारा मकसद यही होता है कि भाई हम क्या करें, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन करवा लें और सबको बता दें कि भाई फलां जगह पे हमारा बच्चा जाता है। ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने देखा है और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एजुकेशन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे
जो है ज़्यादा जोर देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है प्रैक्टिकल नहीं, रट्टाफिकेशन जो है ना, थ्योरी रट्टाफिकेशन, अब उसमें जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है ना, वो कहीं ना ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं खुद ऐसी स्टूडेंट थी कि मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था, ज़्यादा समझती थी एज कम्पेयर टू इसी तरह। हाँ, तो ऐसा, हाँ सर, इसमें क्या किया जाए, क्या कि बच्चे जो हैं जैसे कोचिंग सेंटर्स में या इस तरह के तालीमी इदारों में इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाए कि वही निसाब जो है अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में समझाए ना, बच्चा अच्छे से समझेगा और उसे खुद से लिखने की कोशिश भी करेगा, एज कम्पेयर टू हम थ्योरेटिकल जो प्रोसेस है उस पर क्यों जाते हैं, इस पे क्यों नहीं मुतारिफ, प्रैक्टिकली चीज़ों को क्यों नहीं मुतारिफ करवाया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है इतने, ठीक है, अगर हैं तो हम इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। असल में देखिए हर जगह पे यही है कि अगर जहाँ पे वसाइल है ना, तो वहाँ पे भी वसाइल का ना होने का रोना ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम खुद से कोशिश करें, ठीक है, सही है, अगर हम इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे, भाई ये जो रटाफिकेशन है हम नहीं चाहते, ठीक है, हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं ना, किसी और के तो नहीं पढ़ रहे, पाकिस्तान में कोई चाइना से या जापान से बच्चा तो नहीं पढ़ना है, हम पाकिस्तानियों के कराची की अगर बात करें तो कराची के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम उनका बॉयकॉट करें, हम उनसे ये कहेंगे भाई रटाफिकेशन को ख़त्म करके आप इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें ताकि बच्चा समझे, ठीक है। हम इससे चीज़ों को देखते ही नहीं है, हम ये देखते हैं कि भाई कितना याद करवाना है, ठीक है ना। कि बच्चा स्कूल में आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको निशान लगा दिया जाता है, ठीक है, और कह दिया जाता है कि भाई इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसको लर्न कर लो, ठीक है। बच्चे को यही समझ में नहीं आती कि मैं इसको कॉपी भी कर रहा हूँ, ठीक है, देन इसको मैं लर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं करूँ क्या, ठीक है। तो यही बात होती है कि एक्सप्लेनेशंस का तो हमारी स्कूलों में बहुत सी, ठीक है ना, बहुत भुगतान है, ठीक है। दूसरी बात सबसे एक ये मसला भी आता है कि हमारे पास वसाइल तो हैं, चले हैं या नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बहुत से एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे आज भी एजुकेशन बहुत कम होने के बराबर है, ठीक है। अब तक वहाँ पे कराची जैसा शहर, ठीक है, जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं, शायद वो एजुकेशन के लिहाज से आज भी बहुत पीछे है। क्यों पीछे है कि बहुत ज़्यादा इलाकों में आज भी तालीम की बहुत कमी है, ठीक है ना, कॉपी कल्चर बहुत आम है ठीक है। वहाँ पर अगर देखने जाएँ, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं अगर NGOs भी जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर इतना ध्यान नहीं दे पाते लॉन्ग टाइम तक के लिए, ठीक है। एक हद तक बंदा क्या करता है, अपनी कोशिश से करता है, काविश से करता है, ठीक है, मगर वो भी फिर क्या हो जाते हैं, बहुत से इलाकों में पीछे हो जाते हैं। तो यही बात है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स को भी इतना मुनज़्ज़म करे, ठीक है ना। स्कूल्स को एक मिनट सॉरी फॉर द, लेकिन साइमा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, गवर्नमेंट जो है देखा जाए अपने तई बहुत अच्छा काम कर रही है। इवन उसने अब ये कि NGOs को इन्वॉल्व कर दिया अपने साथ और वहाँ पर टीचर्स को स्पेशली ट्रेनिंग और जो है मुकम्मल जो है प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ जो है उसमें मशगूल कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ बात आती है प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ सर मौजूद है। अब उसमें ये है कि जो एक टीचर है जो ना, वो एक मुकम्मल तरबियत के साथ सॉरी टू से नहीं होता जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में होता है, वहाँ पर भी टीचर्स को अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं उनको चाहिए कि जिस तरह गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक मुकम्मल तालीम याफ्ता टीचर को या फिर एक मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी पढ़ती है, तो ये भी सर ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ और मैंने खुद ने देखे हैं। मैं तो इत्तेफाक तो एक दूर की बात होती है, एक तो बंदा लाइव दिखता है ना कि फर्स्ट ईयर का बच्चा 9 मैट्रिक को पढ़ा रहा होता है, 7 8 को पढ़ा रहा होता है, 9 मैट्रिक यानी कि 9th जो होती है ना क्लास जो होती है, वो ऐसा होता है कि बच्चे का मुस्तकबिल बनाती है। लाइक फर्स्ट ईयर का एडमिशन 9 से आपको मिलता है, ठीक है, सही है। अगर आप इंटर कर रहे हैं तो इंटर का आपका जो एडमिशन है, सही है, वो 9 की बेस पे मिलता है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि 9 के बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, 9 की पूरी क्लास को कौन पढ़ा रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पढ़ा रहा है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में अपीयर्ड हुआ है, ठीक है। मैं सोचता रह गया, सही है, मैं कुछ कर तो नहीं सका मगर मैं देख सका, बस मैंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर यही टीचर्स अगर इनको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो कैसे आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, देखें अगर टीचर और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम उम्र होंगे और फ्रेंडशिप अगर उनकी हो जाती है, ठीक है, तो फिर कोई डिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है ना। एहतराम होना लाजमी है, ठीक है ना। जब तक टीचर अपना एहतराम और अपना मयार और अपना वकार बरकरार नहीं रखेगा तो बच्चा उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देगा, ठीक है। तो अहमियत के लिए टीचर को टीचर बन के रहना चाहिए और थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई वो मतलब कि घूम भी रहे हैं, मतलब कि बाइक्स पे भी चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये देख रहा हूँ, तस्वीरें देखता हूँ, मैं तो हैरत ज़्यादा होता हूँ कि एक 9 का फर्स्ट ईयर का बच्चा 9 के साथ 9 के लड़कों के साथ घूम फिर रहा है, ये क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। ऐड करना चाहूँगी इसमें आपसे। अच्छा, हमारे अभी भी एग्जामिनेशन का वही हाल है कि हमारे क्वेश्चन आते हैं मुख्तसर और फिर वो डिटेल वाले, जो डिटेल वाले हैं तो उसके लिए वही आज भी बच्चों को 3-3 पेज भरने पड़ते हैं, चाहे वो मुताला पाकिस्तान हो, उर्दू हो, हमारा इंग्लिश हो,
सेंट्रल आइडिया तो एक लिमिटेड है, उसके अलावा की चीज़ के लिए हम बिल्कुल लोग को सही कह इतना रही हैं। ज़्यादा करना पड़ता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें यही बात है कि बहुत मतलब कि आज का बच्चा ये सोच के मतलब कि टीचर्स भी उनको यही गाइड करते हैं कि भाई जितना लिख पढ़ोगे ना, भर के आनी है आपने कॉपी, ठीक है ना, जितना भरोगे उतना अच्छा नंबर मिलेंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। देखिए मकसद पढ़ाने का ये है, मकसद पढ़ाने का रट्टा लगाना नहीं है, मकसद पढ़ाने का ये होता है कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है ना, उस बच्चे ने उससे क्या कैच किया, क्या सीखा, क्या समझा, ठीक है, उस समझने को आपने क्या करना है वहां पे लिखना है, ठीक है ना। मगर बदकिस्मती से मेरी बहन ने सही फरमाया कि आज भी बच्चा जो है वो क्या करता है, 3-3 पेज को लर्न भी करता है, ठीक है, और उसको लिखता भी है, तो उससे उसकी दिमाग की कोई तख्लीक हमारे को सामने नहीं आती, ठीक है ना। वो तो अभी आप मुझे भी कोई अखबार भी पढ़ा दें तो मुझे 2 दिन या 1 दिन पढ़ाएं या 1 घंटा पढ़ाएं तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें रह जाएंगी और मैं वहाँ पे यहाँ पे आके कह दूंगा, ठीक है। तो यही बातें हैं कि हमें इस चीज़ को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और चेंज करना चाहिए। चेंज कैसे करेंगे, हम और आप मिल के करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो ऐसे टीचर्स उनकी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग करनी चाहिए, साथ साथ बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, साथ साथ पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो कि मैं कुछ देर पहले ये बात कह चुका हूँ। अगर ये सारी चीज़ें एक जगह पे मौजूद हो जाएंगी ना तो देखना बहुत चेंजेस आएंगी। मैं आपकी बात से इत्तफा करूंगी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, मतलब हम वालिदैन जो हैं, हम लोगों ने बच्चों को ना नंबर गेम्स में फंसा दिया है। हम लोग बच्चों की ये नहीं देखते कि बच्चा सीख कितना रहा है, हम ये देखते हैं कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इंसान जो आप जो कुछ सीख रहे होते हो वो नंबर से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नंबर्स तो इतने नहीं ला रहे होते, लेकिन उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो इस कदर बढ़ चुकी होती है कि वो जो जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। जब वो आते हैं तो ज़्यादा अच्छा जो है उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स को इस हवाले से जो है ना आगाही देने की ज़रूरत है? और कि वो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा। मैं कुछ दिन पहले एक निजी स्कूल में गया किसी मसले के लिए, ठीक है, कोई काम था, वहाँ पे टीचर की नीड थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, ठीक है। वहाँ पे मैं बैठा था वेटिंग पे, तो एक आंटी आई, बिल्कुल गुस्से में थी, ठीक है ना। अच्छा गुस्सा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे एक दिन पहले ही मतलब कि ना रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई मिसाल के तौर पे एक वो जो आंटी थी, ठीक है ना, उनका जो बच्चा था वो सेकंड आया था, सही है, और उनकी कोई फ्रेंड थी, वो भी उसका बच्चा भी यहीं पे पढ़ता था, उसका बच्चा फर्स्ट आया था, ठीक है। सही नंबर गेम में कितने का फ़र्क था, आई थिंक सो 3 और 4 नंबर का फ़र्क था, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बहुत बहस कर ली, ठीक है। सही है, स्कूल इंतजामिया ने परेशान होकर बताऊँ क्या किया, दोनों को ही फर्स्ट कर दिया, कहा कि नहीं वो हमारे टीचर से गलती हुई गई, क्योंकि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया ना, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं लगता था कि टीचर की गलती थी, ठीक है ना। टीचर का जो फेस एक्सप्रेशन था ना, वो बेचारी ऐसे ही मतलब कि एब्सोलजाइज कर रही थी कि हाँ मतलब कि हो गई गलती, ठीक है। बट वहाँ पे माँ बाप जो हैं वो इस कदर बेजार कर देते हैं एक रैंकिंग के लिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखें कि आपका बच्चे की सोचने की सलाहियत कैसी है, आपके बच्चे के अंदर समझने की सलाहियत कैसी है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और आपका बच्चा कर क्या सकता है। आप अपने बच्चे का इम्तिहान खुद लें, ना टीचर के बाद भेजें, ना ट्यूशन भेजें, ना स्कूल भेजें। स्कूल पढ़ के आ गया, ट्यूशन पढ़ के आ गया, ठीक है, आप देखें तो सही कि जो ये सवाल लिखा है, मिसाल है, ठीक है, इसके जवाब में वो बच्चा क्या सोचता है, ठीक है। अगर यही नहीं, आप उसको एक कोई सा भी टॉपिक दे दें, ठीक है, आप ये तो देखेंगे वो जो स्कूल जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ वो स्कूल का रट्टा लगा हुआ एप्लीकेशन लिख सकता है, लेटर लिख सकता है कि जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर भी काम कर सकता है। मैं एक बात आप यहाँ पे भी ऐड करूँ, मैट्रिक का बच्चा, ठीक है, मैंने उसको बोला कि बेटा तू है ना ये कोई भी लेटर लिख के मुझे दिखाओ, ठीक है। वो मुझे मेरे पास आया था फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, कहा कि मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे मेरी तैयारी करवा ले, ठीक है। मैंने बोला बेटा लेटर आता है आपको लिखना है, तो कहता है हाँ जी सर लेटर लिखने आता है। मैंने बोला किस पे आता है, बोलता है वो सर मैट्रिक में क्या था बस वही आता है। अब आप खुद सोचें कि उस बच्चे को सिर्फ मैट्रिक का याद क्या वो लेटर आ रहा है, ठीक है। मैंने अगर उसको अपनी तरफ से कोई लेटर दे दिया तो उसको लेटर लिखने नहीं आता। एक मैट्रिक का बच्चे को लेटर लिखने नहीं आता तो जिंदगी में क्या करेगा। ऐसा ही एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी, नंबर्स की बात, नंबर्स की गेम रीज़न बन गई है। एडमिशन जब हमें यूनिवर्सिटी में चाहिए या कॉलेज में अच्छे चाहिए तो उसके अंदर नंबर की गेम है, रेस में हमें लगना पड़ता है। वो पेरेंट्स की जो रेस है ना बेचारों की, एक तरीके से वो मजबूरी है। वो अगर शुरू से उस रेस में बच्चे को नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडमिशन नहीं लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट के वक्त आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप कितना जो है इंटर में भी है, आपके मार्क्स, आपका ग्रेड मैटर करता है, उसके बाद आप सेकंड लेवल मसला क्या है, सही कहनी मेरी बहन।
इंटर में अगर आपने अच्छी परसेंटेज गेन की है ना तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एडॉप्ट करेगी, लेगी, आपको एडमिशन देगी। अदरवाइज अगर आपकी जितनी परसेंटेज कम आ रही है ना, ठीक है ना, उस हिसाब से फिर आपको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एडमिशन नहीं देंगी। एंट्री टेस्ट तो बचा है, एंट्री टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे कम परसेंटेज वाला है चाहे ज़्यादा परसेंटेज वाला है, ठीक है ना। मगर अगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे ये मसला भी है, एक फैक्टर है, ठीक है ना, जो कि अच्छा कम करता अब्दुल है। वहाब साहब, ये थे मसाइल, हमने मसाइल पे डिस्कस किया। बीइंग अ एजुकेशनिस्ट और बीइंग, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशंस भी आप कुछ रन कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए। आप क्या चाहते हैं और आप इसमें क्या बेहतरी ला रहे हैं, इसमें आपका क्या किरदार है? देखिए, मैंने तो अपने पार्ट से अगर मैं बात करूं तो खैर मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना आजकल के बच्चों को और आजकल के पेरेंट्स को, ठीक है, वो आता है फाइनेंस, ठीक है, सही है। आप अगर यहाँ पर बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ देना, यकीन जाने वो लोग बड़े ही खुश होकर क्या करते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आप उनको वहाँ पे रिलीफ दें तो, ठीक है। और अलहमदुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है, ठीक है, कि अगर कोई देखें आज कितनी महंगाई हो गई, ठीक है, सब कुछ है, सही है, हमारी जो इनकम है वो आज भी वहीं खड़ी हुई है जो हो रही थी, ठीक है, उसमें रहकर बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। साथ साथ बच्चों की दिलजोई और पेरेंट्स के लिए भी ऐसे सेमिनार्स फ्री में कंडक्ट किए जाएं, ठीक है ना, जहाँ पे उनको रिफ्रेशमेंट दी जाए, ठीक है, सही है। उस रिफ्रेशमेंट से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो जाता, ठीक है ना, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होता है जहाँ पे आप पेरेंट्स को एक ऐसा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, सोचने समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। वो सोचते हैं, आज नहीं सोचते, दूसरे सेशन में सोचते हैं, दूसरे में नहीं, तीसरे में सोचते हैं, ठीक है, सोचते ज़रूर है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है, ताकि उनको सही मायनों में उन सब इन्फॉर्मेशन मिले। सब साथ साथ इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है, गैजेट्स वगैरह के हवाले से भी उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, ठीक है। आजकल का बच्चा जो है वो गैजेट्स का यूज़ तो कर रहा है, ठीक है, मगर सही मायनों में नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, ऐसे सेमिनार्स रखने चाहिए, ठीक है, वर्कशॉप्स रखनी चाहिए जहाँ पे उनको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। एक तो ये मसला हो गया, ठीक है। चौथा जो मेरे को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर है ना, जो ज़्यादातर बंदिशें लगा दी जाती हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने यहाँ नहीं जाना, अपनी विल होनी चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अब माँ बाप जो होते हैं अक्सर, जो अब बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं कि फला बच्चे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, अब वो डॉक्टर इंजीनियर, बस ये दो डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, ठीक है ना। अब उसके अंदर बेचारे की सलाहियत है भी या नहीं भी बनना चाहता। यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि हमारे तालीमी इदारे ये क्यों नहीं हमारे बच्चों को सिखाते कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं है शोबा, इसके अलावा भी दूसरे शोबों हैं और इनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरह की तालीम और तरबियत क्यों नहीं प्रोवाइड करते? मैंने देखा है तमाम इंस्टीट्यूट्स में यही डॉक्टर और इंजीनियर बिल्कुल बहुत महज़ब शोबे हैं और इनके बगैर किसी भी कौम का गुजारा नहीं है। इंटरप्ट करेंगे, हमारे पास एक कॉल आ रही है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिन्नल भुट्टो। पिन्नल भुट्टो जी, खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत, सब खलास है। आपका आज का अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, और मौजू आपका बहुत आज अच्छा बेहतरीन मौजू है। बहुत शुक्रिया। आप ये जो मेडिकल के लिए आदमी टेस्ट देते हैं बच्चे जी, हाँ, उस टेस्ट की मार्क्स जो है उसकी फिनाटी बनाई जाए तो डॉक्टर साहब वो ये टेस्ट जो होती है वो बिल्कुल 100% ओके, करेक्ट, बेहतरीन, बगैर कॉपी कल्चर के ये होती है, बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी बोर्ड से भी मार्क ले आओ। जब वो बोर्ड की मार्क शामिल करते हैं, पहले जमाने में कोई ऐसा था कि सिर्फ बोर्ड की जो मार्कें होती थी ना उसी पे ही सीनाटी लिस्ट बनती थी, उस पे ही जो है डॉक्टर जो है वो लिए जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी बोर्ड के एतबार नहीं है, लिहाजा ये टेस्ट ली जाएगी, ईमानदारी की टेस्ट, इसमें जो आएगा उसको हम लेंगे। बिल्कुल, लेकिन टेस्ट लेकर के फिर उसमें बोर्ड की मार्क शामिल कर दी जाती है, ये क्यों? बिल्कुल, हम ये सवाल अपने जो हमारे मेहमान हैं मुझसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। एक जबरदस्त बच्चा है जिसने मेहनत करके 200 में से उसने 170 मार्क्स लिए हैं, लेकिन वो जो बोर्ड के इम्तिहान में उसकी 82-83% लगी पड़ी है और पता चला कि वो हुआ ही नहीं, और बोर्ड से जो मार्कें जो लेके के आए 90% 92% लगी पड़ी है, वो हो गया।
चलें बहुत- चलें, बहुत ठीक है, सवाल सर, add माँ up बाप का करते हैं। सवाल हम अपने गेस्ट से पूछ के आपको ये पता एड अप करते हैं। करेंगे। कहते जिंदगी तो खराब होगी बेचारे। जी सर, जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मेहरबानी। पिनल भुट्टो हमारे हाँ, बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे कॉल- और keen रेगुलर observer। कॉलर हैं। इसके अलावा वो हर जो भी टॉपिक बहुत बारीक बीनी से तज्जिया करते तज्जिया हैं करते हैं। और जबरदस्त। मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। बात ये हो रही थी कि डॉक्टर और इंजीनियर पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छी बात है, हर कौम के बुनियाद होते हैं ये दो शोबे, लेकिन क्यों नहीं बच्चों को कुछ ऐसे, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है, उनका इंटरेस्ट लेवल अलग है, तो उनके इंटरेस्ट लेवल को फाइंड आउट करके क्यों नहीं टीचर्स जो हैं उनको उनके मुताबिक जो शोबा है वो सजेस्ट करते हैं। और ये मैट्रिक से, अंडर मैट्रिक से ही ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। आपका सवाल भी आप भी शामिल ऐसे ही करें, ऐड हाँ, करें। ये भी जो सर है, एक तो पिनल भुट्टो साहब है, उनका जो सवाल था उसका भी जवाब दे दीजिएगा। और इस ये जो मैं आपसे जो असदाजा हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो क्यों नहीं दूसरे मतलब सारे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक उनको ट्रेन करते हैं, या उनको कहते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ ये होता है, इंस्टीट्यूट्स भी कहते हैं कि नहीं भाई आपने इतने नंबर लेने तो आप ये बन पाओगे, नहीं, उनको ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप जो है फ्रीली पढ़े, आपने जस्ट समझना है हर चीज़ को, और अच्छे से जितने भी मार्क्स गेन करें इट्स ओके, लेकिन आप दूसरे भी शोबे को अडॉप्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद सवाल का जवाब लेते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। सबसे पहली बात तो जो कॉलर ने मतलब ये सवाल किया, मैं उनका आंसर पहले दूंगा, फिर मैं अपनी बहन का दूंगा, ठीक है। वो जो सवाल कर रहे थे कि एंट्री टेस्ट मतलब कि पहले नहीं था और अब है, ठीक है, अब है भी, तो पहले एंट्री टेस्ट के नंबर्स काउंट किए जाते हैं, देन फिर उसमें बोर्ड के नंबर्स शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एडमिशन के उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बोर्ड में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। कैसे हो जाती हैं कि बच्चा कहीं से कॉपी कर लेता है या रट्टा लगा लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सही, अभी हमने ये सारी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही कि भाई रट्टा लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सही, उसमें हमारी कोई टेक्निकली या कोई हमारा माइंड सेट नहीं होता, ठीक है, सही। क्योंकि वही मेरी बहन ने जिस तरह से कहा कि पीएचडी में, उर्दू में, इंग्लिश में आज भी, ठीक है, हिस्ट्री में 3-3, 4-4 पेजेस भर के आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, एक दिन पहले बैठ गए, 2 दिन पहले बैठ गए, या एक हफ्ता पहले बैठ गए, उसको याद कर ही रहे हैं, प्रोसेस में एक चीज़ है, ठीक है, उनके दिमाग में बैठ जाती है। अगर वो सवाल आ भी जाते हैं फर्स्ट, ठीक है, तो वो लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, अच्छी परसेंटेज गेन कर लेते हैं, ठीक है। अगर अब देखना ये है कि बंदे के अंदर काबिलियत कितनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ज़ीरो बेज़ाब्तगी होती है, ठीक है, उनमें ऐसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और अच्छे फॉर्मेट में उनके क्या लिए जाते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं, अच्छी सिक्योरिटीज़ में उनके एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। अब और इसमें से सर एक और चीज़ के, इनमें सारे जो टेस्ट होते हैं वो आईक्यू लेवल पर वो बिल्कुल बेस्ड होते हैं, आईक्यू लेवल पे MCQs एमसीक्यूज होते बेस्ड हैं, होते हैं, ठीक है ना। और इंसान की तकलीफ दिखी जाती है, ठीक है ना, कि वो क्या चाहता है, क्या करता है और क्या नहीं करता, उसका माइंड कितना कैपेबल है इस चीज़ के लिए। जी। एक्चुअली उसके लिए उस बाकायदा बच्चे बच्चों की ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं बिल्कुल। की नहीं जाती की है, क्योंकि वो जाती है। कहीं से कोई भी आपको जो है ना एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी आ आपको सकता जो है ना है, वो बिल्कुल सही आंसर कह रही हैं देना आप। होता है। आपने साइंस की बुक पढ़ी है, आपने मैथ्स की बुक पढ़ी है, आपने इंग्लिश पढ़ा है, ग्रामर पढ़ी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल मैथ हम पढ़ते हैं ना, आईक्यू में जो होती है लॉजिकल चीज होती है, जो Logical हमारी चीज़। शुरू से मेंटल मैथ्स होता है, चल ठीक रही है, होती सही, क्रॉस मैथ्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अगर देखें ना, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर बच्चे ने सही से पढ़ा होगा ना, तो इन सब चीज़ों को वो ओवरकम कर लेगा, उनको कोशिश करेगा करने की, ठीक है ना। अगर बच्चे ने मैट्रिक या इंटर तक सही नहीं पढ़ा, ठीक है, और उसने रट्टाफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, तो वही बात फिर उसकी वो एग्जाम से फेल होगा, ठीक है, और समझ के नहीं समझ में आ पढ़ते जाएगा, वो ठीक है, कि basically। उसकी क्या आज की मतलब कि उसकी प्रोग्रेस थी, ठीक है। देखें, नाकामी और कामयाबी का ताल्लुक कभी भी एजुकेशन से नहीं होता, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। नाकामी एजुकेशन में है ही नहीं, एजुकेशन कभी भी आपको नाकाम नहीं कर सकती, तालीम कभी एक भी अच्छा इंसान बनाती है, एक तालीम मतलब- देखें, हम हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, ठीक है, कि बच्चा फेल हो गया, ठीक है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है, बच्चा सीखता है, ठीक है ना। आज अगर वो किसी मजमून में फेल हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकाम हो गया, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि उस चीज़ में उसको कुछ दुश्वारीज हैं, ठीक है ना, हमें उसको देखना चाहिए कि उस दुश्वारियों को किस तरीके से दूर किया जाए, उसको बताया जाए, ठीक है। बहुत से बच्चे जो होते हैं किसी उर्दू में वीक होता है, कोई मैथ्स में वीक होता है, कोई हिंदी में वीक होता ऐसा ही है, है। कोई इस्लाम में तो वीक होता है, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर ग्रिप लेनी चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक बिल्कुल ऐसा है, ही। डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप जो हैं अब मतलब कुछ कि नहीं आप कर फेल हो सकते, गए, ठीक है ना, हाँ, आपको हम यही क्लास दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और अगर 1 महीना देते हैं हम आपको, ठीक है, अगर आपने उस सब्जेक्ट Mentally में उसको हाँ pressure बहुत टॉर्चर ज़्यादा कर देते हैं, होता ठीक है। अब वो बच्चा जो है, ठीक है, वो उसको पहले ही बता दिया था कि आप फाइनल में एक पेपर में रह गए हैं, ठीक है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में जम तो करवा देंगे, अलबत्ता ये होगा कि आपको हम फर्स्ट टाइम में देखेंगे, जज करेंगे, अगर आपने सब में क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस आपको सेकंड क्लास में या फोर्थ क्लास में जहाँ पे आप पहले थे वहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है।
है, आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब बच्चा क्या हो जाता है, वहाँ पे टॉर्चर हो जाता है, क्या हो जाता है, टॉर्चर हो जाता है, ठीक है, दिमाग सही है। अब देखिए, जब हर बंदा, जब बच्चा उस चीज़ को देखता है, ठीक है, कि मेरे पर तो पहले भी इतने मसले थे, ठीक है, मैं एक चीज़ में इतने वीक हूँ, ठीक है, और दूसरी बात अब मेरे पर एक ये बर्डन आ गया है कि मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। देखिए, मैं बच्चों की फेवर नहीं ले रहा, मगर मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कमज़ोरियाँ होती हैं, आप में भी होंगी, हम में भी होंगी, सब में होती हैं, ठीक है ना। हर 5 उंगलियाँ इक्वल नहीं होती, ठीक है, बराबर नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से हर बच्चा इक्वल नहीं होता, ठीक है। हमारे निज़ाम में सबसे बड़ा एक तो मसला यही आता है कि हम बच्चों को है ना उनकी नफ्सियात के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से लेकर नहीं चलते, ठीक है। बच्चों, हर बच्चा अगर क्लास में 30 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो हर बच्चा इक्वल माइंड रखता है। हर बच्चा का वे ऑफ लर्निंग और वे ऑफ टीचिंग के लिए उनके लिए अलग मेथड होना चाहिए। ये कहाँ से होगा? आप जब टीचर्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, आप वेल क्वालिफाइड टीचर लाएंगे। सिर्फ क्वालिफाइड उसने डिग्रियां ली हुई वो टीचर नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा टीचर चाहिए जिसको वेल बीइंग, उसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत हो, ठीक है, वो बच्चों को समझता हो, ठीक है। टीचिंग की जो अपनी एक ट्रेनिंग होती है बाकायदा, वो बिल्कुल। मैं एक मिसाल, सॉरी इंटरप्ट यू, मिसाल देना चाहूँगी। मैं अपनी एक, मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो उसके ऊपर प्रेशर था। मतलब एक्चुअली होता क्या कि वालिदैन जो खुद नहीं कर पाते ना, वो चाहते हैं कि उनकी औलाद वो ख्वाब जो है ना वो उनके औलाद पूरी करे। अगर वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाते या इंजीनियर, तो अपनी औलाद की शक्ल में देखना चाह रहे होते हैं डॉक्टर या इंजीनियर। तो मेरी माशाल्लाह जब बेटी पढ़ रही थी और जब उसने ओ लेवल्स किए, तो उसके ऊपर प्रेशर था कि तुम जो है ना डॉक्टर बनो। पूरे ख़ानदान का एक तरीके से उसके ऊपर प्रेशर था और वो नहीं चाहती थी, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन सिर्फ ख़ानदान की खुशी की खातिर उसने MD-CAT भी किया, उसने अपना ए लेवल्स को छोड़ के उसने इंटर की तरफ आई, क्योंकि इंटर वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ए लेवल्स वालों को बहुत कम चांसेस होते हैं उनके उसमें मेडिकल में जाने के। तो उसने क्या किया कि उसने MD-CAT के लिए बाकायदा पूरी तैयारी की, लेकिन एंड पे आके उसने जो है ना ये अपने दिल की सुनी। उसने कहा मैं नहीं कर रही। उसने टेस्ट दिया, लेकिन उसने कहा मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने वो करना है जो मैं चाहती हूँ। यही बात, पूरे घर वाले, पूरा खानदान, वो साइकोलॉजी कर रही है माशाल्लाह। लेकिन वो बाय बर्थ समझे कि उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती है, और उसको इस चीज़ का पता था। मतलब वो खुद नो हाउ थी कि वो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती है। तो फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद उसने जो है ना उसको कैरी ऑन किया, और माशाल्लाह अब उसका 2nd ईयर चल रहा है और वो इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है माशाल्लाह। उसका 100% रिजल्ट आ रहा है हर सेमेस्टर में। तो और एक और बात ऐड करना चाहूँगी, वो माशाल्लाह हमारी मेहमान भी बन चुकी है और बड़ी जो है ना खूबसूरत शख्सियत की मालिक है और बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हमें एज अ पेरेंट मैं यही चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों पे भी छोड़ना चाहिए कि बच्चे खुद क्या करना चाहते हैं, वो किस चीज़ के अंदर उनका इंटरेस्ट है। इसी बात पे हम एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद हम अपनी बात, क्योंकि नाजरीन को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं फिर दोबारा पिनियल फोटो जी 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 सर। ये हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको। मेरे ही पड़ोस से मेरा एक स्टूडेंट था जो कि इस टेस्ट में बैठा, बेचारा हुआ नहीं, तो उसने जा करके सेल्फ में उसके वालिद ने उसको बिलाल यूनिवर्सिटी जामशोरा में एडमिशन दिलाई। जब वो बिलाल में गया, पहले ही साल के अंदर में उसने मेडिकल यूनिवर्सिटी से 1st पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। जब उसने 1st पोजीशन हासिल की तो यूनिवर्सिटी ने उसको सारी जो पेमेंट करनी थी 5 साल की वो फ्री करके माफ कर दी। बल्कि जो पहले साल के 10 लाख रुपए उन्होंने जमा करा दिए, वो लड़के को वापस कर दिया। अब वो दूसरे साल में आ गया है माशाल्लाह। तो देखो तालीम का ये मैं आप देखो टेस्ट में वो नहीं होता है, ठीक है, पढ़ाई में वहाँ बैठा हुआ है तो 1st पोजीशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपका सवाल जो है ना अपने गेस्ट से पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, हाणे हलूं था एक बेहतरीन सिंधी सॉन्ग की तरफ, ऐं थोड़ी देर खां पोइ वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। ऐं असां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो गेस्ट जेको असांखे जॉइन कंदो, त किथे बि न वञिजो ऐं असां सां गॾु रहजो। ऐं असांजो जेको गेस्ट आए डॉक्टर वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी और बहुत मालूमात में हमारे इजाफा किया और बहुत मुफीद गुफ्तगू की। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत
बेहतर काम है। इसी तरह अल्लाह ताला आपको अपने काम में जो है ना मज़ीद तरक्की दे और इसी तरह हमारा जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो इसी तरह संवरता रहे। तो हलूं था नाज़रीन हिकिड़े सिंधी सॉन्ग की तरफ़ ऐं थोड़ी देरि खां पोइ वरी तव्हांजी ख़िदमत में पेश थियूं था। राज़ी खुदा हुजे तो ज़मानो वफ़ा करे, राज़ी खुदा हुजे तो ज़मानो वफ़ा करे, जे थो मदद खुदा करे तो दुश्मन तो छा करे। थींदो छाजे कॾहिं को, थींदो छाजे कॾहिं को बेजी गिला करे। थियणो ई आहे जीअं मुंहिंजो ख़ुदा करे। रहमत ख़ुदा जी ज़ोर या दादन जा गुनाह ज़ोर, काज़ी जे आहे राज़ी त छा थी कज़ा करे। वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं, प्यार नथो पलजे, आए प्यार नथो पलजे। अखे रोकी से विखरो की से दिल त नथी झलजे, हाय प्यार नथो पलजे। वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं, प्यार नथो पलजे, हाय प्यार नथो पलजे। संगत साबत यारी मोहब्बत सबके साण हुजे, संगत साबत यारी मोहब्बत सबके साण हुजे। दिल जो दफ्तर ग़म ई बूंदर के साण कजे, हाय प्यार नथो पलजे। वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं, प्यार नथो पलजे, हाय प्यार नथो पलजे। न सहाई छो न सहाई सोणल साईं, मां आहियां मजबूर। छो न सहाई सोणल साईं,
मां आहियां मजबूर ॿियनि माण्हुनि सां हिन ऐं हुन सां रूह नथो रलजे हाय प्यार नथो पलजे वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं प्यार नथो पलजे हाय प्यार नथो पलजे अखि टिकाए ॻाल्हि वधाए मुंहुं तन हाणे मोड़ अखि टिकाए ॻाल्हि वधाए मुंहुं तन हाणे मोड़ हिकु तन हलजे पर जे हलजे तोड़ सजण हलजे हाय प्यार नथो पलजे वक़्तु ॾिठोसीं पाण पलियोसीं प्यार नथो पलजे हाय प्यार नथो पलजे वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद त तव्हां असांजो जेको सॉन्ग असां हलायो उन सां तव्हां तमामु घणो महज़ूज़ थिया हूंदा। ब्रेक खां अॻु में असां वटि हिकिड़ा ॿिया गेस्ट हुया, उन्हनि तमामु घणो सुठो जेको आहे सो तालीम ते ॻाल्हायो। हाणे असांखे हिकिड़े ॿिए गेस्ट ज्वाइन कयो आहे ऐं उन्हनि जो नालो आहे अहसन फरीद पराचा साहब। तो वेलकम करते हैं सर आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट एडवाइज़र हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। इसके अलावा हमदर्द पाकिस्तान एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी रुए रवां हैं और उसके तहत जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे किसी भी तरीके से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे या उनको कोई भी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या तालीम के हवाले से परेशान है या मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से परेशान है, तो ये इंसानियत का दर्द रखने वाले एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं और उनके लिए जो है ना बाइस बनते हैं बेहतरी के लिए। तो बहुत खुशी हुई सर आप हमारे शो में आज आए और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इंसानों के बारे में इस कदर एहसास रखते हैं और इस कदर जो है वो दर्द दिल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया PTV होम का। और आपका जो संडे प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तमाम लोग जो पूरे हफ्ते मसरूफ़ रहते हैं उनके लिए एक मौका है कि वो कुछ शेयरिंग में सुनकर ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमें कोई सोशल काम करना है और हम अपनी जॉब भी करते हैं, प्राइवेट इदारों में होते हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में से। आप इसकी मिसाल है। तो हम हफ्ते का अगर एक दिन का हिस्सा और या कुछ लम्हे कुछ घंटे अगर अपने माशरे के लिए निकालना शुरू कर देंगे तो आप जितने भी तहजीब याफ्ता माशरे हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हम जिन कंट्री एग्जाम्पल देते हैं उनके लिए कोई रोल मॉडल बनने के लिए या उनको रोल मॉडल बनाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है वो तयन करना चाहिए। बिल्कुल वो रास्ता है वो अपनी हेल्थ पर, एम्प्लॉयमेंट पर, तालीम पर, एकेडमिक पर और लर्निंग पे काम करते हैं। इन 4 चीज़ों पर आप काम शुरू कर दें, अपने हिस्से की क्षमा जलाएँ, माशरे में करते चले जाएं और उसके लिए कोई आपको बहुत लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको फेसबुक पर मुख्तलिफ सोशल चैनल पे जाकर ये अब्दुल सत्तार दी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज अपने पड़ोस में अपने ड्राइवर के साथ, अपने घर के काम करने वाले अफराद के साथ छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू कर दें
आप यकीन जाने माशरे के अंदर तब्दीली आ जाएगी। क्या बात है, क्या कौन। अच्छा सिमरन, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर ने माशाल्लाह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मैंने देखी हैं, वो एक फैक्टर पे ध्यान देती हैं, क्योंकि ये तीनों फैक्टर बहुत ज़रूरी है मुआशरे के लिए, तालीम, सेहत और मुलाजमत। और माशाल्लाह सर जैसे कि काम कर रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त, इनको सराहना चाहिए हम सब की तरफ से, ऐसे लोगों को, हमारे पूरे पाकिस्तान को, कि ऐसे लोग जो हैं तीनों सेक्टर को, जो तीनों फैक्टर्स हैं उनको जो है उन पे जो है वो सारा काम कर रहे हैं, उनको वो करें। तो सर आपके माइंड में आया कैसे कि आपने इन तीनों को लेकर जाना है? और सबसे पहले तो ये कि वेलफेयर का कैसे आया दिमाग में, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, वो एक ऐसा सेक्टर है जो इंसान जो है बहुत जो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, उसको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि दूसरी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और वेलफेयर और सोशल एक ऐसा काम को तो बहुत ज़्यादा टाइम और ऐसा काम है ये कि इसमें आपको अपनी ज़िंदगी समटाइम जो लोग हैं वो पूरी वक्त कर देते हैं, जैसे कि हमारे जो सबसे बड़े हमारे लिए रोल मॉडल है अब्दुल सत्तार ईदी साहब। तो सर कैसे मैनेज करते हो और आपके जहन में कैसे आया कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चला जाए? देखिए मैंने आपको बताया जिस तरह से जिस माशरे में या जिस घर में आपकी तरबियत हो रही होती है, जिस इलाके में आप जिनके साथ आपके जो मेंटोर्स होते हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन लेते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं। मेरे जो उस्ताद, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, उनको मैंने बचपन से देखा फिलैंथ्रोपिक एक्ट करते हुए कि दूसरों के काम आना। शायद क्योंकि पोट्री से लगाव रखता हूँ, टॉपिक आज ये नहीं है, बट दरमियान में शेर याद आता है तो कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो तख्लीक करा ना इंसान को, तो उसके लिए आसानी से समझने के लिए दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना क्या है, वरना ताकत के लिए कम न थे कुर्रोबियाँ। अल्लाह ताला को अगर हमसे सिर्फ इबादत मतलूब होती ना, तो उसके बाद इतने फरिश्ते थे, इतने लोग थे, वो हमें पैदा करके दुनिया में सिर्फ यही तो चाहता था। अल्लाह ने बनाया ही इंसान को इंसानों के लिए। तो आपको जो सवाल था उसमें अगर हमें सबको याद हो, हमने अपने मैट्रिक में अबू बिन आदम की एग्जाम्पल सुनी थी कि वो बड़े बरगजीदा बंदे थे और और उन्होंने कहा कि फरिश्ते रात में ख्वाब में देखते हैं कि ये बताओ कि जो तुम आज लिस्ट में नाम लिख रहे हो तो उसमें मेरा नाम है या नहीं। उसने कहा आज उन लोगों के नाम में लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा बताओ मेरा नाम इसमें है? उसने कहा अबू बिन आदम तुम्हारा नाम इसमें नहीं है। वो बड़े मायूस होकर अगला दिन जब सोते हैं तो उसके बाद जब फरिश्ता आज भी वो गोल्डन वर्ड से लिख रहा था तो उसने बोला आज क्या लिख रहे हो? उसने कहा आज मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो उसने कहा उसमें क्या मेरा नाम है? उसने कहा ए अबू बिन आदम तुम्हारा नाम पहले नंबर पर है। बोला क्यों? कि अल्लाह लव्स दोस, गॉड लव्स दोस हु लव्स हिज मैनकाइंड। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उनकी इंसानियत से मोहब्बत करता है। तो शायद जनरेशन एक्स से ताल्लुक है, समझा इसलिए रहा हूँ कि आगे की जो जनरेशन वाई, मिलेनियर और जेड जनरेशन है, इनको कुछ ट्रांसफ़र करना था और जो पीछे की जनरेशन जो बेबी बूमर से लगे थी, जिनसे चली आ रही थी, उनसे लिया था मैंने और वो आगे ट्रांसफ़र करना था। रास्ते तो बहुत सारे थे, मैं मतलब बाहर इंटरनेशनल भी रहकर आया हूँ, बट वहाँ पे रहकर भी आप अपने कंट्री की खिदमत कर सकते हैं। पाकिस्तान तो आपका प्राइड होना चाहिए ना, तो पाकिस्तान को प्राइड आप कैसे बनाएंगे? आप सिर्फ देख के बनाएंगे कि यार इन्होंने ये नहीं करा, इन्होंने ये नहीं करा। व्हाट यू डिड? आप कितना अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं और मुल्क के लिए क्या, मुल्क के अवाम के लिए करेंगे तो ही मुल्क जन्नत तरक्की करेगा। इसमें ये बात पता क्या है, जो हील है ना समझने के लिए, हमदर्द पाकिस्तान, कोई किसी के लिए कोई सियासी वाबस्तगी की, कोई रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमदर्द पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं तो आप हमदर्द पाकिस्तान हैं। जिस इदारे की बुनियाद हील पे रखी गई है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक एंड लर्निंग, अगर ये चार चीज़ें माशरे के अंदर हो जाएं तो वो सारे माशरे कामयाब हो जाए। बुनियादी की असास इन चार चीज़ों पे है। और लास्ट बात ये, इस इदारे की खास बात ये है कि डोनेशन पर हम नहीं बिलीव करते। बहुत ही ज़बरदस्त। तो लोग आपसे किस तरह अप्रोच करते हैं? मैं आपको ये देखिए, हमारे जो आसानी का समझने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे इदारे जो क्लेम करते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख के करीब NGOs हैं कमोबेश, जो कि कहती हैं हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम डोनेशन लेकर लोगों की मदद करते हैं। तो जनाब आप तो वो क्लेम कर रहे हैं और एक पूरा माहिरा भरा पड़ा हुआ है जो कह रहे हैं हमें मदद चाहिए, हम डिजर्विंग पीपल हैं। तो हमारी टीम हमदर्द पाकिस्तान उनको एवेलुएट करती है, मेरिट बेस पर उनको वाकई में तयन करती है कि डिजर्विंग है या नहीं है। और जिन इदारे वो क्लेम होते हैं कि हम ये चीज़ें करते हैं, आपके सामने बहुत सारे नाम हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, जो तालीम दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जॉब दिलवा रहे हैं, माशाल्लाह बाइकें दे रहे हैं, आप
यू कैन नेम द थिंग। अब तो माशाल्लाह फिलैंथ्रोपिक एक्ट बहुत सारा हो रहा है, बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया पे सब जी एहसन हम साहब, उनको एक कनेक्ट की कराते आपकी हैं। स्पेशलिटी भी यही है, जब मैं आपको सर्च कर रही थी एक तो गूगल पे, तो आपका नाम बड़ा यूनिक है, वो सिर्फ आपका ही नाम था। और इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे आपकी पसंद आई बहुत, देखिए हम खाना प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी भूखे को खाना खिलाना एक टाइम, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज है। आप उस नहज तक आने नहीं देना चाह रहे कि कोई भूखा रहे, आप उसको वो लर्निंग, वो एम्पावरमेंट देना चाह रहे हैं, जो कि बहुत मुझे, जिस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और जो मेरे लिए दिलचस्पी का बायस है, जो हमें करना चाहिए मेरे ख्याल में इस चीज़ पे फोकस, कि हमें वो प्लेटफॉर्म अपने नौजवानों को, अपने लोगों को देना चाहिए कि वो इस नहज पे ना आए कि वो एक टाइम या 2 टाइम भूखा रहें, जिसके लिए किसी को उनको खाना प्रोवाइड करना पड़े। ये बहुत, और जो ये आपने गोल रखा हील का, हील नाम दिया मेरे ख्याल में आपने, के हेल्थ, एजुकेशन और एकेडमिक एंड लर्निंग, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। और जब आप कह रहे हैं कि आप डोनेशन बेस्ड नहीं है, तो कैसे चलाते हैं इसको? और जो सबसे नाजरीन, जो इस वक्त लाइव इनकी एक कैंप नाज़माबाद में चल रही है, जिसमें मेडिकल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फेडरल बी एरिया के जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो जाके उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अभी भी ये इसी काम से होते हुए आए हैं हमारे पास, हमें बहुत ज़रूरत है आप जैसे शख्सियात की। तो वो जो डोनेशन वाला सिलसिला है, वो भी हमें थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी माशाल्लाह हम फेडरल बेरिया के इलाके में गुलबर्ग रेजिडेंसी सोसाइटी हमारी समझे फलाही तंजीम है। आप के लोगों ने, मोहल्ले ने अपनी मदद आपके तहत, देखें यूसी का काम है, यूसी अपने काम करे, इदारे अपने काम करे, हम तो मोहल्ले की तंजीम है, हमने मेडिकल कैंप लगाया, सिर्फ इतना अनाउंस करा, सब माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करते हैं, कोई फार्मा में है, कोई किसी और इदारे में, सिर्फ हमने कहीं कैंप लगाना है। आप इन करें, दवाइयों वालों ने दवाइयाँ ऑफर कर दी, जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी खदमात ऑफर कर दी। इतवार का दिन था, आके वॉलंटरी बैठ गए, सुबह 10 से लेकर 3 बजे 4 बजे तक कैंप लगा हुआ है। आप यकीन जाने तकरीबन 550 के करीब अभी वो अफराद जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफराद, वो बच्चे जो अपने पेरेंट को कहते हैं कि हम दवाई नहीं दिला सकते, वो उनको लेकर आ रहे हैं, इज्जत के साथ उनके चेकअप हो रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको दवाइयाँ दी जा रही। तो मैं अपने जियारत के तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ये वो हमदर्दी पाकिस्तान की, वो हमदर्दी है जो किसी भी नाम की मोहताज नहीं है, चाहे वो जियारत हो, चाहे कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन हो, ये तो सिर्फ नाम है। मैं इन तमाम इदारों के साथ वाबस्ता हूँ कहीं ना कहीं, बट मेरा मिशन एक ही है कि हम शिकवे जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की क्षमा जला। बहुत बेहतरीन बात। अच्छा, मेरा ख्याल है सबा कुछ पूछना चाह रही है। मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाह रही थी। मैं आपका बीच में तो आ गया, हम लोग डिटेल में चले गए। स्टार्ट मुझे बताएंगे आपके इंट्रोडक्शन, आप लोग ने स्टार्ट कब किया, अब तक कितना आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं, कुछ अपने बारे में स्टार्टअप बताएं, कितना टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एज अ फिलैंथ्रोपिक तो मैं अपने स्कूल के ज़माने से, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जिस इदारे में भी रहा, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा, ट्रिपल मास्टर किया, और जहाँ जहाँ मैं तालीम लेता रहा, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फिलैंथ्रोपिक एक्ट होता था तो अपने आप को वॉलंटियर देता रहा। फिर जब इलाके की जितनी भी फलाई तंजीम होती थी उसमें अपना नाम डलवा दिया करता था। कुछ अर्से से मैं कुछ इदारों के साथ, जैसे मैंने बताया आपको कराची, सर हम आपको इंटरप्ट करके एक कॉल ले सकते हैं, क्योंकि नाजरीन का भी शामिल होना बहुत जरूरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतलब मैं प्राजा साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, कीजिए। सर कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुल मोहम्मद बात कर रहा हूँ, उबाड़ो सिंध से। जी सर बात करें, वो आपको सुन रहे हैं। सर सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उबाड़ो सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैं बड़ा मायूस बंदा हूँ और काफी अरसे से मैं इंजर्ड हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ और छाती का भी मेरे को मसला है। वैसे तो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, नायब कासिद हूँ गाजी स्कूल में, लेकिन मेरी हालत ये है कि इस वक्त मैंने किसी से मांग के खाया है। तो ये पोजीशन है हमारी। आपको देख कर फिर मैंने जो है वो कॉल की है। जी, आप का नंबर मैं कंट्रोल रूम से लेकर आपके इलाके में मौजूद कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है या कोई और वॉलंटियर होता है तो आप तक ज़रूर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट आप हिम्मत नहीं हारें। अगर आप अपने आप को एक गवर्नमेंट का मुलाजिम भी हैं तो आप हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। आप तो दूसरों की खिदमत करते आ रहे हैं, नायब कासिद हो या जो भी डेजिग्नेशन हो, लेकिन आप
परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और बहुत सारे पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं, हम सब आपके हमदर्द हैं। बट आप हिम्मत जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और हम जो कर सकेंगे आपके लिए ज़रूर करेंगे। ज़रूर सर, आप अपना नंबर कंट्रोल रूम में लिखवा लीजिएगा, ज़रूर आपसे रब्ता होगा। जी ठीक है, इसी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसी कॉल से करने का। मुतल्लिक मैं चाहती हूँ सर कि हमारे देखने वाले जो दूसरे नाजरीन हैं वो काफ़ी जिस तरह से ये साहब ने कॉल की, तो आप तक पहुँचने का क्या जरिया है, Approach किस तरह क्या किया किस जाए? तरह जी से जी, वो अप्रोच कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट है जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दे देंगे, तो हमदर्द-ए-पाकिस्तान.org के नाम से सिंपल वेबसाइट है। हम तो पूरे पाकिस्तान से दोनों तरह की हेल्प चाहते हैं, वो तमाम इदारे जो क्लेम करते हैं कि हम हेल्प करते हैं लोगों की, बिल्कुल। और वो तमाम लोग जो डिजर्विंग हैं, उन दोनों के दरमियान हम तो ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप का एक सवाल था कि बगैर पैसों के कैसे मैनेज होता है। देखिए वो इदारे तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें मिलता है फंड, और हमसे कोई अगर राब्ता करता है कि हमें आपको पैसे देने हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हमें सोशल वेलफेयर के लिए पैसे देने हैं, ज़कात होते हैं, सदकात होते हैं, तो हम कहते हैं हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको देख लीजिए। हम तो अपनी न्यूज़ लगा देते हैं कि 4 लोगों को हमने भेजा फलाने इदारे में पढ़ाने के लिए, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इन 2 लोगों को भेजा इलाज के लिए, इनका इलाज शुरू हो गया। अभी गुल मोहम्मद साहब है, इनके लिए जो हम करेंगे अपने पेज पे लगा देंगे, लोग जाके पेज पे देख लें और उनको डोनेशन दे दें, डायरेक्ट दे दें, उनके अकाउंट नंबर भी मौजूद है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हर बंदा चाहता है हम करें, हमारा नाम हो। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान के 2 लोगों को जोड़ रहे हैं। एक वो जो ज़रूरतमंद तबका है जो कहता है मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता, लोग कहाँ बांट रहे होते हैं, कहाँ दे रहे होते हैं, और ये लोग कहते हैं हम पता नहीं कितने लोगों को दे रहे ब्रिज बन रहा है, तो हम सिर्फ ब्रिज ब्रिज के का तौर काम पे कर रहे हैं। लगाएंगे अपने पेज पे कि देख लीजिए ये हुआ है रब का। जी मैडम, देखिए ब्रिज तो बन रहा होता है, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं वो शर्म से भी नहीं बोल पाते। बिल्कुल ऐसे ही। पोश लोग जो होते हैं वो नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा आप needy लोग का वही हाँ होते हैं। बिल्कुल नीडी वो होते हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो बात नहीं कर जी, सकते। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, इस लिहाज से पॉजिटिव है कि उन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी खामोशी टीम से वॉलंटियर से रब्ता करेगी और वो उनको कनेक्ट कराएगी। बिल्कुल। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे जो कॉलेज के तलबा, वो स्टूडेंट जो अक्सर सोशल मीडिया पे सोचते रहते थे यार अगर हम फलानी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो हम सोशल वेलफेयर वाले कहलाएंगे, हम एडी फाउंडेशन में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे तो कहलाएंगे, या सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक करते रहे और कमेंट करते रहे कि ये बुरा हो गया। हमने उनको खुलेआम दावत दी कि आप हमारे वॉलंटियर बन जाएं, आप डिजर्विंग पीपल को खुद ही चेक कर लें। आप अपनी प्रमोशन के लिए जो है ना वो यूनिवर्सिटी लेवल के जो जी स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट को मैं जिस इदारे में वहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, एमपीओ प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मैं पूरा वाकिफ़ हूँ, और बहुत सारे फार्मा के लोग भी, बहुत सारी इंडस्ट्री से मेरा कनेक्शन रहता है। एज ए एडवाइज़र, एज अ गेस्ट स्पीकर मैं काफ़ी जगहों पे जाता हूँ, तो लोग खुद ही कनेक्टेड हो जाते हैं। आज लिंक्डइन का फोरम ऐसा है कि आप जिसके बारे में जो लिखें वो पूरी दुनिया पढ़ती है, जो पॉजिटिव लिखें वो भी पढ़ती है दुनिया, और किसी के बारे में कोई नेगेटिव लिखा जाता है तो भी सवाल और जवाब। आपका जो ये कारवां है जो इंसानी हमदर्दी की खिदमत के लिए इंसान के जो है हम कर रही है इंसान की खिदमत, तो इसमें आपके इस कारवां में कितने लोग हैं आपके साथ जो आपके साथ इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं? अकेला ही चला था, जाने में मंजिल लोग आते गए, कारवां बनता चला गया। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, कोर फाउंडर मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम कुछ करते हैं, और आप यकीन करें सोच के जब एक पहली बार मीटिंग बुलाई तो लोग चंदे का आए, उन्होंने सुना यार ऐसे कैसे होगा, बगैर फंड के तो चलता ही नहीं। और मैं फंड के वर्ड से सिर्फ इसलिए चल रहा था कि मेरा एक पूरा इंटीग्रिटी के साथ एक कैरियर चल रहा है। एक मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, कोई कह देगा यार फंड लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, मैंने कहा यार इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना मैंने, जबरदस्त। और अगर कुछ करना है तो मैं खुद करूँगा, आप लोगों ने करना है आप खुद करें, जिसको देना है दें, लेकिन आप हमदर्द पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही काम नहीं होगा। तो लोग आते चले गए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी कोई लंबी लिस्ट नहीं है लोगों की। जो खुद आकर हमदर्द पाकिस्तान एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करता है, हम उसको वेलकम करते हैं, और जो काम करने की कोई ऑफर करता है हम उसको बताते हैं कि आप ये काम आपके पास मौजूद है करना। फिर हमदर्द पाकिस्तान, ये हमदर्द पाकिस्तान के फाउंडर एक सेकंड थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है पराचा साहब का, तो जो लोग इनसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो वो उस नंबर को नोट कर लें और उनसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला उनके जो भी मसले मसाइल होंगे पराचा साहब
बहुत जल्द उनको जो मसले है वो मसाइल के साथ साथ जो लोग डोनेट करना डोनेट चाहते हैं करना या इस चाहते कारवां हैं में या इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो भी जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप काइंडली इस नंबर को अपने पास नोट कर ले। तो जी ज़िमल आप क्या कह रही जी थी? मैं यही वो हमदर्द और पूरी इंसानियत के लिए। तो ये एहसन पराचा साहब, घर में कितना आपको टाइम मिलता है? घर वालों की शिकायतें हैं आपसे कि सारा दिन आप लोगों इंसानियत देखिए की मैं खिदमत एक में आप घर वालों मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ और वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करता हूँ। कॉर्पोरेट में रहता हूँ तो मैं अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करके चलूँगा तो क्या, जब आप कोई पैशन होता है ना आपका, तो पैशन को आप पहले अपने पूरे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में डालते हैं। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, वो सब इसके साथ इतना जुड़े हुए हैं तो उनको सबको लगता है कि वो सब भी काम कर रहे हैं और वो घर की फैमिली का फैमिली। माशाल्लाह फिर आपके घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा ना कि मेरी वालिदा डॉक्टर हैं माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, दोनों वेटरन 70+ की एज में माशाल्लाह। और दोनों की तरफ से ट्रेनिंग मुझे मिली है कि यार अपने हिस्से का काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत लंबे चौड़े दावों की ज़रूरत हो। आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। मैं तेरी एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर भी देना चाहूँगा। ओके सर, हम आपको इंटरप्ट करेंगे, मेरे पास एक कॉल है। ड्रॉप हो गई, दोबारा डायल करें। एक ज़बरदस्त बात आपको कहूँगा, ये यकीन करें प्रोग्राम की फाइनल इनटेक होगा हर एक के लिए। जब आप कोई काम करने का इरादा करते हैं ना तो आपके सामने 50 लोग नेगेटिव बातों के साथ आते हैं। ये हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपके सामने मंजिल का तयन करें। मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि ये राह के कांटे हैं और जब आपका दामन कांटों में उलझ जाए तो दो तरीके कार हैं, या तो वहीं पे बैठे रहो, अपने हाथ भी जख्मी करते रहो कांटों के साथ और सुलझाते रहो बैठे हुए, या दूसरा तरीका कार है ये दामन कांटों के हवाले करो। तुम्हें ये मुबारक हो और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। जब तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो लोग तुम्हें कामयाब देखेंगे, वो कांटे और वो दामन वहीं पे पड़े रह जाएंगे जहाँ तुम छोड़कर आए थे। पीछे से लोग तुम्हें कामयाब देखेंगे और मंजिल पे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं इस फार्मूले को अपनी लाइफ में लेके चलता हूँ और मुझे कभी भी ये दरमियान के चैलेंजेस जो है ना, मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है और उस पर अमल करता हूँ कि तुम तो तेज़े बादे मुखालिफ से ना घबराए हो आप, ये तो चलते तुमको उड़ाने के लिए। आप यकीन करें मैं जिस कॉर्पोरेट में हूँ, जिस चैलेंजिंग लाइफ से गुजरता हूँ, उसमें रोज़ मुझे नए चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस तो मुझे ऊंचा उड़ाते हैं। तुम तो तेज़े बादे मुखालिफ तो आपको चैलेंज को आगे बढ़ाती है। माशाल्लाह आपकी इंस्पिरेशन और आपका जो जज्बा, हौसला, आपका जो जज्बा है माशाल्लाह वो आपके बोलने से ही आया हो रहा है। और जो आपके दिल में जो इंसान की खिदमत करने का जो जज्बा है माशाल्लाह, हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी जो है वो इसी जज्बे से सरशार हो और इंशाल्लाह ताला फिर वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक बेहतरीन कौम बन के जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप जैसे तो सबकी होनी चाहिए। रोड मैप मौजूद है हमारे पास, सिर्फ विल चाहिए, कोशिश चाहिए, मिलकर एक डायरेक्शन लें, छोड़ दें उन सियासी तंजीमों के हवाले एक दूसरे को देना। एट द एंड ऑफ डे यू आर पाकिस्तानी। उस मिशन पे काम काम करेगा ना तो ऑटोमेटिकली। आप कराची में जस्ट काम कर रहे हैं या इसके अलावा भी सिंध और हमारे शहरों में है, डिफरेंट जगहों पे काम कर? मैंने आपको बताया कि हमने सफर अपने इलाके, अपने सराउंडिंग से शुरू करा। ये मंजिल आगे बढ़ते जा रही है। आज पीटीवी होम में बैठा हूँ तो पूरा पीटीवी और पाकिस्तान। अच्छा सर, आप पीटीवी नेशनल, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है। मैं बलोची होस्ट हूँ, ये हमारी सिंधी होस्ट है और ये मैं, तो हम पूरे हमारे सारा पाकिस्तान ही एक्चुअली आपको देख रहा है। रिप्रेजेंट करें। ज़्यादा हमदर्द पाकिस्तान का आइडियल फोरम क्या होगा? मैं चारों सूबों के साथ बैठा हुआ। ये हमदर्द पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं सर, इसके लिए अच्छा मैं चाहूँगी कि हमदर्द पाकिस्तान का ऑफिस जो है अगर आप बताएं, क्योंकि कुछ लोग हैं वो वेबसाइट्स पे भी उनके जो है रसाई नहीं हो सकती, तो नंबर भी वैसे चल रहा है। इसके अलावा अगर वो लाइवली आपके यहाँ चलकर जाना चाहे तो एड्रेस आप बता सकते हैं? जब से कोविड आया था तो हर कोई वर्चुअल ऑफिस की बात करता था। बहुत आसान है, एक बिल्डिंग के नाम के ऊपर हमदर्द पाकिस्तान का एड्रेस लिख के लगा दो और लोग वहाँ पे लाइन लगा लें। बहुत आसान है, ये जगह जगह बोर्ड लगे और लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे लोग, तो मैं इन ऑफिसों के बजाय मैंने कहा ना आपसे सोशल प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ पे लोग रब्ता करें और बहुत सारे जगहों को बहुत सारे लोगों ने हमें वॉलंटरी ऑफर भी दिया। हम कहीं ना कहीं बैठ के काम भी करते हैं, बट उधर उन ऑफिसों को कमर्शियल बनाने के बजाय, वहाँ लंबी लंबी लाइनें और लंबे लंबे राशन ड्राइवें करने के बजाय
हम वो बिल्कुल, काम ये करें बहुत जो अच्छे- प्रैक्टिकल अच्छे- अच्छा है। सर, बात है। आपने जो भी अपना एक जो आपका स्लोगन है हील, जिसमें ये चारों फैक्टर इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा जो हमारे मुल्क में जो कुदरती आफात आती हैं, नेशनल डिजास्टर्स आते हैं, तो इसमें भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है? लेकिन लास्ट टाइम जब तालाब वगैरह के आए थे लास्ट इंटीरियर में भी, तो हमारा जो कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन उसके तहत हमने काफ़ी राशन ड्राइव की थी। मैं जिस कॉर्पोरेट में हूँ उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़ा एक फंड जनरेट करा था और उनकी मदद की थी। राशन देना, मुख्तलिफ फूड प्रोवाइड करना, मुख्तलिफ चीज़ों की मदद करना, ये तो हर जगह पे बहुत सारे फोरम कर रहे ये होते तो हैं। इंडिविजुअली भी एक लोग अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जी, बिल्कुल। आपने स्ट्रीट प्रोग्राम सुने होंगे, स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, तो एक अतालिक फाउंडेशन भी है जो हमारे साथ को पार्टनर बनकर सामने आई और उन्होंने कहा कि आप जो है जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो काम भी कर रहे हैं, कोई मैकेनिक है, कोई जो बैगिंग के बजाय कोई काम करना चाहे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देते हैं, पढ़ाते हैं। इतना अच्छा निज़ाम है। तालीम, तरबियत, तरतीब। मैडम सिर्फ तालीम से मसला हल नहीं हो रहा है माशरे का, तरबियत भी तो चाहिए। तरबियत ही ना तालीम और होगी तरबियत दोनों और फिर लाजमी तरतीब मजलूम से है। मुराद क्या है, उनकी अर्निंग का बंदोबस्त। तो ये अतालिक फाउंडेशन ने हमारे साथ को पार्टनरशिप करी हमदर्द पाकिस्तान के साथ। आप यकीन करें, मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ के इलिटरेट वर्कर तकरीबन 400 के करीब वर्कर पढ़ रहे हैं, जो अपने बच्चों से घर जाके कहते हैं कि बच्चे पढ़ो क्योंकि अब हम भी पढ़ रहे हैं। मेरा वो वादा, आपका वो वादा जो आपने एडमिट कार्ड पे साइन करते वक्त करा था कि मैं पाकिस्तान के एक शहरी को कम से कम लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। मेरे पास 400 बच्चे, 400 वर्कर्स जो बालिग हैं, 18 साल से अबव है, जॉब करते हैं, वो पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? वो बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं जो कि अब पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। कम से कम वो प्राइमरी के लेवल को क्रॉस कर जाता है, उनका अप्रूव पूरा कोर्स आउटलाइन है। और फिर तरबियत क्या है, हफ्तेवार उनके लोग आते हैं और उनको तरबियत देते हैं। तरबियत क्या दे रहे हैं? एक कैसे मैनर के साथ चलना है, किस तरह बात करनी है, माशरे के अंदर जो एक तनाव का शिकार होती जा रही है ना, उसको सही कौन करेगा? आप मुझे बताएं, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग से तो सारा माशरा सही नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान की 90% आबादी तो AI को नहीं जानती, कंप्यूटर को नहीं जानती। वो तरतीब, वो तरबियत कौन देगा जो मेरे दादा, मेरे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे? हाँ, उनको दोबारा उनको नए लेबलिंग करके तो रिफॉर्म करना है ना। पहले वो दादा अपने घर में बाहर बैठ के दिया करते थे, आज जरा ट्रेनिंग सेंटर का माहौल है, बट बातें तो वही तरबियत के जरिए दी जा सकती है ना। तो मैं जरा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचता हूँ और करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने जैसे मैंने जब पूछा था कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, तो आपने बताया कि मेरा घर का माहौल ही ऐसा था, मीन्स कि आपके पेरेंट्स मेरी वालदा, जो थे, वालदा, फादर, वो इंस्पिरेशन थे आपके। इसके बाद एक स्टेज आता है जब आप ज़ाहिर मैरिड लाइफ में आते हैं, एक स्पाउस होता है, स्पाउस का बड़ा ताल्लुक होता है आपकी लाइफ में, आपको अपग्रेड करने में कामयाबी। तो उस हवाले से पर्सनल क्वेश्चन, मतलब वो किस तरह से आपको हैंडल किया उन्होंने, किस तरह से मैनेज किया, और किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया या आपने उनको मोटिवेट किया कि आप भी मेरे साथ इस कारवां में चलें? देखिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। मैं इस बात का कायल हूँ, जब आप जिस डायरेक्शन में अगर अपनी चीज़ों को तय कर लेना और लाइफ वर्क बैलेंस के साथ चलें, तो आपको जो लाइफ पार्टनर हो, आपको जो कुलीग हो, आपके जो घर के पार्टनर्स हो, वो तमाम उस डायरेक्शन में आ जाते हैं। थोड़ी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आप मामला को तय करते हैं। हमें विन विन जो है वही कामयाब होता है, विन लूज तो नहीं कर सकते कि मैं हर में जीत जाऊँ और दूसरा हार जाए। मतलब यही फिर अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। जो बच्चे हमारी नस्ल अगली आ रही है, अल्फा के बाद अब बीटा भी जनरेशन 2025 से शुरू हो गई। मैं जनरेशन पर बहुत बात करता हूँ। एक्स जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, उन्होंने अपने बड़ों से भी डांट खाई थी और अपनी अगली जनरेशन से भी खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो वो फायदा कैसे पहुँचाना है? हमारे पेरेंट्स, अभी के पेरेंट्स की। तो ये जो एक्स जनरेशन है, बार बार एक्स का वर्ड कह रहा हूँ, 82 तक जो पैदा हुआ सब एक्स कहलाते हैं, तो मैं 82 से पहले पैदा हुआ। मतलब ये हुआ। अच्छा, फिर जो मिलीनियर जनरेशन है उससे अलहदा रहो। मैं वर्क प्लेस पर हूँ, जेड जनरेशन बड़ी जज्बाती है, बस फौरन फैसले करने। क्योंकि वजह क्या थी कि जो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरे दादा, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिक रोटी कपड़ा मकान थी, और वो फिर कहते थे सेठ मैं घर नहीं जाऊँगा, बट मुझे यहीं रहना है। फिर जो मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने कहा अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी तालीम, थोड़ा सा बेहतर जगह रहना है। फिर जब हमारे पास जिम्मेदारी है तो हमें उससे अच्छा पढ़ाना था, उससे अच्छा रहना था। नेसेसिटीज़ जो हैं वो लग्जरी जो उस ज़माने की थी वो नेसेसिटी बन चुकी थी। तो अब अगली जनरेशन को सब कुछ तैयार मिला, तो उसने कहा भाई हमें तो चाहिए कितने ब्रेक मिलेंगे जॉब पे, कितनी आसानी है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा लैपटॉप है, कौन सा कंप्यूटर है,
कौन सा खाना है, कौन सा हाँ, और बाहर हमें चॉइसेस नहीं होती थी खाने की। आपको कौन सा पकाने की चॉइस होती थी, इनको कौन से खाने की चॉइस होती थी। लेकिन आप आपको कौन नहीं सा लगता पकाएंगे कि आपको आपकी जो जनरेशन है उनके पास चैलेंजेस जो हमारी जो जनरेशन थी उससे ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय 4 वजह उनको वो चैलेंजेस भी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है, आपके नेबर के प्रेशर्स भी जो है, और जब आपके पास वसाइल कम हो, रिसोर्सेज कम हो और कंपटीशन ज़्यादा हो, उनको तो ओ लेवल कंपलसरी करना है, उनको तो एजुकेशन के अंदर रिजल्ट के जो हालात हैं उसमें सर्वाइव करना है। अगर आपको बाहर जाना है तो भी आपको कुछ बन के जाना है, पाकिस्तान में रहना है तो फिर बहुत कुछ करना है। अच्छा सर, आपने जैसे बात की कि आप हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, तो ऐसे जो हमारी यूथ है जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, वो मतलब कौन से शोबे को चुने या वो किस तरह से जो अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को लेके चलें, तो उनकी आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? देखिए, कुछ कराची ने हमने कुछ सेशन करवाए थे जो कि यूथ की कह लें कि जो काउंसलिंग होती है, उनकी जो कैरियर गाइडेंस होती है उस पर हम करते हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तालीमी इदारों के साथ भी कैसे स्पीकर सेशन करता रहा हूँ, मेरा मशवरा सिर्फ ये होगा कि आप कोई रियलिस्टिक गोल सेट करें, ना कि आप किसी और को सिर्फ देख करके मुझे यही बनना है, ये ना करें। आप अपने वसाइल अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में जाते हुए करें, अपना कोई भी एक मेंटोर बनाएं जिसकी बात आप सुनते भी हों और जिस पर अमल भी करते हों, बट मेंटोर बनाते हुए ये ख्याल जरूर रखें कि उसने यकीनी तौर पे कुछ अचीव करा हो। हम उनको बना लेते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपको सिर्फ उस पर नहीं चलना बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी होकर, वैसे स्क्रीन पे सिर्फ नजर आते हैं, बाकी लाइफ उनकी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर मैं वो वाला नहीं हूँ जो 2 लाख रुपए पर मिनट लेके समझाते हैं कि आपको कैसे कनात करनी है। मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो वॉलंटरी मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ। कभी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हुए आपको कोई ऐसा बंदा टकराया हो जिसने आपको मतलब टफ टाइम दिया हो बहुत ज्यादा? मैंने आपको बताया ना, लाइफ का तो नाम ही चैलेंजेस का है, बट वो कांटे वाली एग्जाम्पल भी मेरे जहन में रहती है कि मुझे अपने आप को उस वाली डायरेक्शन में रोक के नहीं चलना है, उनको जवाब अपनी बेहतर हद तक देने की कोशिश करता हूँ। मतलब मुतमईन हो जाए, मुतमईन हो जाए, और अगर वो मुतमईन नहीं हो रहे तो बाकी 99% लोग जिन पर मुझे काम करना है, जब आप कोई चेंज मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं ना तो आपके पास 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बिल्कुल आपके हिमायती होते हैं, एक वो लोग जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, और एक वो लोग जो बहुत शदीद मुखालिफ होते हैं। तो आप अपने हिमायतियों को पॉजिटिव रखते हैं, न्यूट्रल पे थोड़ा सा काम करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं ना उन पे आप पूरी एनर्जी लगाकर आप लगे रहेंगे, लेकिन आप कमिटमेंट करते रहेंगे, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड करते रहेंगे, ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, तो देयर इज़ अ टाइम लाइन टू करेक्ट एवरीथिंग। आप अपनी सारी एनर्जी सारी रिसोर्सेज उस पर लगा देंगे जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो बाकी लोग जो आपके हिमायती थे, जो न्यूट्रल थे, वो भी कहेंगे यार क्या टाइम ज़ाया करने की एक्टिविटी लगी। तो आप अपने तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उन नेगेटिव लोगों को भी चेंज करते जाते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। एंड स्पीक कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्शन करते जाएं, यकीनी तौर पे जो नेगेटिव लोग बदगुमानी की वजह से हुए हुए वो शायद पॉजिटिव हो जाएं, और अगर नेगेटिव लोगों को कोई शिकायत है तो सामने बैठें, रिजॉल्व कर दें। मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी लेता रहा हूँ, आए रिजॉल्व करते हैं। कभी कभी अप्लाई नहीं भी होती बहुत सारी जगह। माशाल्लाह सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें भी मिल रही है। तो आपके जो काम जो आप सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह, इनके बारे में तो गुफ्तगू हो ही रही है, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपके माशाल्लाह बच्चे, आपकी एजुकेशन, आपकी अपनी मैरिटल लाइफ, इसको आप किस तरह लेके चले। वो टॉपिक दिया था हमदर्द पाकिस्तान, तो मैं वहीं पे आप अपने बारे में भी हमें बताएं। मैं जो हूँ मास्टर मैंने किया, MBA करा, और एक मैट्रिक के बाद जिस तरह से इंटर करते हैं, फिर कॉमर्स ग्रेजुएट था, फिर मास्टर किया, फिर प्राइवेट इकोनॉमिक्स भी करता रहा। पढ़ाई का कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसके अंदर मुझे शौक ना हो पढ़ने का। और बहुत ही डिटेल में, और जिस जमाने में पढ़ता था तो पढ़ा भी रहा होता। और आप ज़ौक भी बहुत अच्छा रखते हैं, मतलब शायरी का ज़ौक रखते हैं। अच्छा, एक और काविश तखल्लुस करता हूँ, जब भी शायरी करता हूँ तो काविश कहता हूँ। एहसन काविश मेरा तखल्लुस जो है वो। अरे वाह, माशाल्लाह, शायर भी है। आप करता था। ये मल्टी हो गया सर, ये तो आपकी एक और एक्सपर्टी हमारे सामने आ गई। जनरेशन एक्स है ना, इसकी कुछ क्वालिटीज है। वो ये भी है। नहीं, मैं ये सर आपसे मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जन जी के हवाले से। जैसे कि आपने बताया आपकी जो जनरेशन है माशाल्लाह
बड़े चैलेंजेस का सामना करती थी और करती है अभी तक अगर देखा जाए। लेकिन जेन ज़ी है ना, वो थोड़ी आलसी हो चुकी है, उसको हर चीज़ तैयार चाहिए, वो फेडअप हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी, वो चाहती है हर चीज़ जल्दी 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 बस हो जाए। तो उनको क्या अब मतलब वो, और एक और चीज़, आप जिस खारे खैर में जो है आप चीज़ों को सर अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी जेन ज़ी है ना, देखा जाए तो अभी जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पीछे, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपनी चीज़ों पर, अपनी ज़ात तक रह गया है। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया और आपने खुद भी कहा, कुछ लोग घर में ना, आप अपने घर में भी देखेंगे तो भाई वालदा जो है ना, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रही होती है। अगर जनरेशन ज़ी सेक्रीफाइस कर रही है तो वो अपना रोल यहाँ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने कब ज़ी के साथ बैठकर उनकी बात उनके तरीके से सुनी? आप तो हमें क्या कहते हैं कि हमारे दादा ऐसे करते थे, तुम भी ऐसे ही करो। वो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको जबरदस्ती से आपके दादा से नहीं कहा था ना। कॉल भी है ना कि अपनी औलाद को अहदे हाजिर के हिसाब से पालो। ये बड़ी देखें, ये जनरेशन की तो बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये, उनके साथ बैठना है, ज़ी के साथ करना है। अब जो बच्चे हैं ना, वो आपको अपने अंदाज से सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को उनके शूज़ में रख के सुनना शुरू कर दें, उनके मसले पहले डिस्कस करना शुरू कर दें। आप यकीन जाने, आपके वो 15 मिनट जो आप उनको देंगे ना, पर्टिकुलरली उन्हीं के लिहाज से बात करते हुए, और एक्चुअली लिए मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जेन ज़ी जो है वो बहुत हमसे मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो शार्प है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं थे इस दौर में। आजकल को तो छोटे से छोटा बच्चे के फिंगर टिप पे जो है ना, वो ऐसे मोबाइल को तो मैं समझता हूँ हमें एज अ पेरेंट, जैसे आपने पूछा भी था बच्चों के लिहाज से, सबसे इजी है कि उनके बराबर के लेवल के होकर दोस्त बन के देखें। और जब आप दोस्त बन के थोड़ा नेटफ्लिक्स की बात भी कर लें, हमें क्या 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ाई जा सकती। थोड़ा बहुत आपको उनको ये भी कहना है, हाँ आपने नमाज, वो चीज़ें जो आपको लाजमी करनी है बीइंग अ मुस्लिम, वो भी करानी है। बट अगर उनके कुछ शौक़ हैं, वो उस चीज़ों में डिस्कस कर रहे हैं, अगर उनको एलन मस्क पसंद आता है और फेसबुक के आपके जो कहना चाहिए कुछ मार्क ज़करबर्ग के बारे में वो मोटिवेशनल समझते हैं, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको कायदे आज़मी के बारे में सिर्फ बताना है और अल्लामा इकबाल के बारे में बताना है। वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूर सुनना चाहते हैं, बट थोड़ी उनकी भी सुन ली जाए, टाइम बांट लें, थोड़ा उनकी सुन लें, थोड़ी अपनी बता दें। हाँ, हम पे तो थोपी जाती थी, उन पे ना थोपें। और बहुत बहुत शुक्रिया एहसन फरीद पराचा साहब आपका, इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का और हमें इतनी सारी इंस्पिरेशन देने का। तो अब हमारे शो का ज़ाहिर बात है टाइम अप हो गया है, तो आप जाते जाते अगर हमारी व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। मैं व्यूअर्स को ये मैसेज दूंगा कि ज़िंदगी में मुझे बड़े सारे तजर्बात मिले। मेरे कुछ लोग ऐसे साथ थे जो मेरे बच्चों की तरह, मैंने जिनकी तरबियत करी, जिनको पाला, जिनको लेके चला, जिनको सिखाया। कुछ मैकेनिक थे जिनको ऑफिस का वो बनाया, और आज वो शायद पता नहीं किधर कहीं गुम है। मैं एक ही जैसा फरीद पराचा हूँ, ये मेरा क्लेम है, और मैं एक ही हूँ दुनिया के अंदर। जहाँ भी हो बेटा, जहाँ भी हो भाई, वो ढूंढो, आओ, मिलो, कोई बात है तो दिल साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलकर पाकिस्तानी है, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त था, जूनियर था बच्चा, सज्जाद नाम है उसका, मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ। वो दुबई में जब मैं होता था, मेरे साथ होता था, 18 साल का साथ था, पता नहीं कहाँ है, माशाल्लाह बड़ा आदमी हो गया। वो जहाँ भी है उसको मैसेज दे रहा हूँ, और उसी तरह तमाम लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, आए हमदर्द पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। नाराज़ हैं उनसे, एहसन पराचा मनाना भी जानता है, दोस्त तो बने, आए दोबारा आए। मैं वही वाला एहसन हूँ, और हमें यहाँ आखिरी दिन तक लाइफ के ऐसे ही मजबूत, बहादुर, गिव अप ना करने वाला रहना चाहता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त आपको ज़रूर सुन रहे होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपसे रब्ता करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको आपके काम में जो है ना बरकत दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो नाज़रीन, हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे जेको पुॼाणे ते पहुतो। उमेद आहे तव्हांखे असांजो अॼोको शो तमामु वणियो हूंदो, छो जो अॼु असां तमामु सुठे सुठे टॉपिक्स ते ॻाल्हायो, तालीम ते ॻाल्हायो, इंसानी हमदर्दी ते ॻाल्हायो, ऐं असांजा जेके महिमान हुया उन्हनि तमामु सुठो असां सां जेको आहे सो शेयरिंग कई, पंहिंजे जेको कमु उहो करे रहिया आहिनि, ऐं अल्लाह ताला उन्हनि खे उन्हनि जे जेका आहे कम में जेको आहे आसानियूं पैदा करे। त ईअं ई पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक वरी तव्हांजी ख़िदमत में सुठे महिमाननि सां गॾु, सुठे टॉपिक सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। Then we start the duachian detail के रहा है ये चिल्ड्रन हवाले से ये जो हम वो केस टू हरा नो ढेर मल्टीटास्क को मल्टी करियर हवाले से तासु तमा ढेर शान रहा। आई होप तासु तो ढेर खुंदर कड़ाई दा वीक तासु पर ढेर शवजी और ढेर ढेर कसानों पर दा फ़ायदेमंद हम साबित कीजिए।
za saba tasuta makhitar atlak wal week para ढेर हगदर कोम खैरो सरदी खैरो आफियत सरदी तासु मख्ता वीक हाँ तेरी जी ढेर शदी तेरी जी और आई होप ढेर शान तासु बदुई खलगुसरा इस कड़ी भी नन पारा थैंक यू। सबसे पहले हसन पराचा साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिली और इतने एनर्जेटिक हो गए हम आपसे गुफ्तगू करने के बाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों से मिला करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है आप जैसी शख्सियत से मिलने के बाद। नाजरीन कुल चारों कहीं शतम में मर्ची प्रोग्राम में किर्रा वशवशें वाजा दो वाहता चुके मगो के मैं एजुकेशन इसरा गपचा आई पद जो दूमी गपता मैं दूमी मेहमानत वाजा सक्का वशें गप्पा गो आई गप हमेशा तंग के इंसानियत खिदमत शुमा हर कवती हिस्से आर्ची का मांग कुर्त कने ज़रूर मांग कने परचा ज़िंदगी है अम्मे आए गए दा मकसद हमेशा कि इंसानियत दूमी अम्मे अल्लाह ताला अमरा होती दुनिया तारता कि अम्मा इंसान आप अर्ची शर्रें कार कुर्त कना हमें अम्मे देमा रवा और हमें अम्मे देमा काया होती औलादाना अम्मा तरबियत बिदे अम्मा बड़ा वो डॉल हम बुगुशे कि यक्की आपा वशें रोज पैदा पे करना वशें साहत पैदा पे करना ना कि ख़राबें यक अंचे माहौले पैदा करना कि आई पा माशरा डिस्टर्ब भी शुमें गेसो डिस्टर्ब भी तो इसी पर सक्का ज़रूरी है तरबियत वशिम प्रोग्रामियत वशिम महफिलियत भले हर चीज़ एक वात दी भी अम्मे वाहदा वती खलास भी माँ ज़िमल बलूच पदे में इंशाल्लाह हफ्ते हमें वादे अगों के पजिंदे के दूमी हफ्ते पदा में मुलाकात करना इजाज़त लूटी अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़िम ऐसी अद्दा खूबसूरत प्रोग्राम ते ज़बरदस्त मेहमानां दे नाल उम्मीद करने आ तुहानूं उन्हां को बहुत सारिया चीज़ां सीखण नूं मिलियां होणगियां और अगर जे तुहाडियां क्यूरियस सन वो भी तुहाडियां बहुत सारिया हल होईयां होणगियां और नाज़िम मज़ीद अगर कोई क्यूरियस ने तो तुसीं साडे यूट्यूब ते जदों प्रोग्राम अपलोड हुंदा वे प्रोग्राम जदों ते ओहदे विच भी तुसीं कर सकदे हो और ना सिर्फ क्यूरियस कर सकदे हो बल्कि तुसीं सजैस्ट भी कर सकते हो टॉपिक भी और मेहमान भी कि तुसीं किस किस्म दा टॉपिक साडे शो चाहते हो यानी कि अपने शो चाहते हो क्योंकि पाकिस्तान का शो है पाकिस्तान को रिप्रजेंट करना वे तो साड़ी यही कोशिश होती है कि जेडे साडे जेडे नाज़रीन ने वो जेड़ा टॉपिक चाहन असी वो अपने जेड़ा प्रोग्राम है उहदे विच असी उहनूं डिस्कस करिए और उस हवाले नाल गुफ्तगू करिए। तो नाज़रीन छोटा सा मैसेज है ये कि कारे खैर ज़रूरी नहीं है कि तुसी ताड़े को पैसे हो या तुसी फाइनैंशियली तौर पर स्ट्रोंग होवो या फिर किसी भी चीज़ स्ट्रोंग हो तो फिर ही तुसी कर सकते हो अपने तई या ताड़े हिस्से जिहड़ी भी शै आती है तुसी ओहदे ते छोटा छोटा कंट्रीब्यूट अगर तुसी एक बच्चे नूं इवन के कोई तालिबे इल्म है अगर वो ट्यूशन नहीं लै सकदा तो अगर तुसी पढ़ाना जानदे हो तो तुसी इंज करो कि तुसी ओनू पढ़ा लो तुसी ओहदी जिहड़ी ट्यूशन की फीस है वो ना लवो तो इहदे तो भी मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा वड्डा सवाब का काम है बड़ा कारे खैर का काम है कि जो तुसी सर अंजाम दे दो ऐ जी जे अगर किसी को वेखो अपने इर्द गिर्द पड़ोस जे रोटी पानी है वह वेखो और भी बहुत सारिया नीड्स ने वेखो कि उन्होंने क्या दी चीज़ की जरूरत है एक दूसरे नाल हमदर्दी सानू जरूरी है वक्त के नाल जिहड़ियां साडे एक दूसरे नाल जिहड़ी हमदर्दी है ना वो खत्म होती जा रही है इन्ने असी अपनी सारिया चीज़ों बिजी हो गया कि असी एक दूसरे को नहीं वेख पाते कि दूसरा बंदा किहड़ियां चीज़ों तो या किहड़े चैलेंजेस तो गुजर रहा है ठीक है तो कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी नज़र पाड़िए तो उन्हों का हमदर्द बनाए जिवें कि साढ़े अज के मेहमान सन उन्होंने बुलाने का मकसद ही ऐसे हमदर्द पाकिस्तान के जोड़े रोए रवा सन उन्होंने बुलाने का मकसद ऐसे कि जो पाकिस्तान है वो बावर इस चीज़ तो करवाया जाए कि असी सारे पाकिस्तानी और एक दूसरे के हमदर्द तो अस सारे ने मिल के ही एक दूसरे को उठाना वे एक दूसरे को तरक्की का सहारा बनना है। तो नाज़रीन होर असी तुहाडे को चाहांगे इजाजत अगले हफ्ते हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक सानू सब नूं दो इजाजत अल्लाह निगहबान ते पाकिस्तान जिंदाबाद।